हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आभास माथुर। देखो, ईरान के साथ ना वॉर चल रही है अमेरिका की। इंडिया में भी काफी कवरेज है क्योंकि काफी सारे क्राइसिस पैदा हो गए गैस के, ऑयल के, इस वॉर की वजह से। तो हाईली प्रिडिक्टेबल है कि यूपीएससी सवाल बनाएगा इस वॉर में से। अब वॉर में से तो सवाल बनाता नहीं यूपीएससी, डायरेक्टली न्यूज में से तो सवाल बनाता नहीं। तो जो भी चीजें रिलेटेड होती है ना न्यूज में, उसमें से सवाल जरूर बनते हैं यूपीएससी में, खास करके प्रीलिम्स में। तो अपना टारगेट है कि ईरान से रिलेटेड कुछ भी सवाल बन जाए ना प्रीलिम्स में, वो अपन सॉल्व कर पाए, जिससे अपन बाकी सारे कंपटीशन से आगे रहें, अपन लोगों का प्रीलिम्स आराम से निकल सके। यही अपना टारगेट है। तो मैंने ये वीडियो बनाई है, बहुत लंबी वीडियो बन गई है ये, पर पक्की बात है कम से कम 2 सवाल आ जाएंगे प्रीलिम्स में इस वीडियो से। तो आपको अच्छे से ये वीडियो देखें, ध्यान से देखें, नोट्स बनाएं। नाम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं इसमें, आपको प्रोनाउंस भी नहीं करे जाएंगे, याद रखना और मुश्किल होगा, पर बार बार पढ़ के याद रखना होगा क्योंकि प्रीलिम्स निकालना है अपने को। ठीक है। तो जो भी रिलेवेंट टॉपिक लगा मेरे को यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी चीज लगी कि यूपीएससी सवाल बना सकता है, मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करा है। तो अच्छे से पढ़ें इस वीडियो को। सबसे पहले अपन देखेंगे ईरान का मैप। देखो, ईरान कितने सारे देशों से बॉर्डर शेयर करता है। तुर्कमेनिस्तान से करता है, अफगानिस्तान से करता है, पाकिस्तान से करता है, अजरबैजान से करता है, अर्मेनिया से करता है, टर्की से करता है, इराक से करता है। ईरान इराक से बॉर्डर शेयर करता है पर कुवैत से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ठीक है। ये इसके नॉर्थ में आता है कैस्पियन सी, और साउथ में जो वाटर बॉडीज आती है वो है पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हर्मोस और गल्फ ऑफ ओमान। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ती है स्ट्रेट ऑफ हर्मोस। ठीक है। ईरान के नॉर्थ में आता है कैस्पियन सी, नॉर्थ ईस्ट में आता है तुर्कमेनिस्तान, ईस्ट में आता है अफगानिस्तान पाकिस्तान, साउथ में आता है गल्फ ऑफ ओमान, स्ट्रेट ऑफ हर्मोस, पर्शियन गल्फ, वेस्ट में आता है इराक, नॉर्थ वेस्ट में आता है टर्की, अर्मेनिया और अजरबैजान। 7 कंट्रीज बॉर्डर शेयर करते हैं ईरान से। ठीक है। देखो, मैंने ना एक एक्रोनिम बनाया है, अफगानिस्तान तपाती। तपाती अफगानिस्तान, ये ईरान की लैंड बॉर्डर्स का एक्रोनिम है। 7 देश हैं: तपाती अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, पाकिस्तान, अर्मेनिया। ठीक है। टर्की और इराक और अफगानिस्तान। तो ये छोटा सा एक्रोनिम है, आप लोग याद रखिएगा। ईरान शेयर्स लैंड बॉर्डर्स विद 7 कंट्रीज इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया: Iraq and Turkey to the west, Armenia, Azerbaijan and Turkmenistan to the north, Afghanistan and Pakistan to the east, and country is also bordered by the Caspian Sea, the Persian Gulf and the Gulf of Oman. देखो, जो लैंड बॉर्डर्स हैं ईरान की वो है तपाती अफगानिस्तान, नॉर्थ में आता है तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया, ईस्ट में आता है अफगानिस्तान पाकिस्तान, वेस्ट में आता है इराक और टर्की। मैरिटाइम बॉर्डर्स है इसकी कैस्पियन सी के साथ नॉर्थ में, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान के साथ साउथ में। सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करता है ईरान इराक के साथ। ठीक है। तो लैंड बॉर्डर सबसे पहले याद रखेंगे अपन ईरान की। दूसरा ये जो मैप है ये है स्ट्रेट ऑफ हर्मोस का मैप। सबसे कॉमन स्ट्रेट ऑफ हर्मोस बहुत ज्यादा न्यूज में है। देखो, एक स्ट्रेट होती है जो 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, फिर एक इस्थमस होता है जो 2 लैंड बॉडीज को कनेक्ट करता है। स्ट्रेट को हिंदी में जलडमरू भी कहा जाता है। स्ट्रेट ऑफ हर्मोस 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है जो है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। क्या है? पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में एक बंदर अब्बास पोर्ट भी आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस के पास एक क्वेश्चन आइलैंड भी आता है, अपन आगे इनको देखेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस 2 देशों के बीच में है, ईरान और ओमान के बीच में है। ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस 2 देशों के बीच में है, ईरान और ओमान के बीच में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस ईरान और ओमान को सेपरेट करती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करती है। ठीक है, ध्यान से देखना। यूएई और ईरान के बीच में नहीं है स्ट्रेट ऑफ हर्मोज, ईरान और ओमान के बीच में है स्ट्रेट ऑफ हर्मोज। ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हर्मोज पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करती है। स्ट्रेट ऑफ हर्मोज ईरान और ओमान को अलग करती है। स्ट्रेट ऑफ हर्मोज में बंदर अब्बास पोर्ट है। स्ट्रेट ऑफ हर्मोज के पास एक क्वेश्चन आइलैंड है। ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हर्मोज, द स्ट्रेट इज बिटवीन ईरान एंड ओमान, कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान।
ठीक है। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस इज अ वाटरवे बिटवीन द पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान। ऑन द नॉर्थ कोस्ट लाइज ईरान एंड ऑन द साउथ कोस्ट लाइज द मुसादम पेनिनसुला अंडर द मुसादम गवर्नेट ऑफ ओमान। देखो मेनलैंड ओमान से अलग है ये वाला इलाका जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस से कनेक्ट होता है ओमान का। जो इलाका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस से कनेक्ट होता है ना ओमान का, उसको कहते हैं मुसंदम पेनिनसुला। क्या कहते हैं? मुसंदम पेनिनसुला कहते हैं। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस के साउथ में पड़ता है। मुसंदम पेनिनसुला के कुछ पार्ट में यूएई भी आता है, पर यूएई कनेक्ट नहीं होता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस से डायरेक्टली। ये बात याद रखनी है। अगर पूछ लेंगे मुसंदम पेनिनसुला में कौन से दो देश आते हैं, वो देश हैं ओमान और यूएई। ठीक है। पर मुसंदम पेनिनसुला जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से टच होता है उसमें सिर्फ ओमान आता है। ठीक है। मुसंदम पेनिनसुला और ईरान के बीच में पड़ती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ओमान के कंट्रोल वाले मुसंदम पेनिनसुला और ईरान के बीच में पड़ती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। बहुत ज्यादा ट्रेड वाला इलाका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ये बात याद रखनी है कि देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ब्लॉक होने से कितनी दिक्कत हो गई इंडिया में, तो बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है। फिर एक आता है खार्ग आइलैंड। काफी बम पड़े थे यहाँ पे। खार्ग आइलैंड में ना बहुत ज्यादा रिसोर्सेस हैं ईरान के। किसके रिसोर्सेस हैं जी? ईरान के। खार्ग आइलैंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में पड़ता है क्या? नहीं। खार्ग आइलैंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से बहुत दूर पड़ता है। खार्ग आइलैंड पर्शियन गल्फ में पड़ता है। खार्ग आइलैंड बहुत छोटा सा आइलैंड है, ठीक है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए। लोकेशन देख लो, पर्शियन गल्फ में पड़ता है खार्ग आइलैंड। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से बहुत दूर गया है खार्ग आइलैंड। क्वेश्चम आइलैंड एक है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के पास है, पर खार्ग आइलैंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से बहुत दूर है। खार्ग आइलैंड पर्शियन गल्फ में पड़ता है। खार्ग आइलैंड ईरान का आइलैंड है। ठीक है, ये मैप ध्यान रखना। Kharg Island is a continental island of Iran located in the Persian Gulf. The island is 25 km off the coast of Iran and 483 km northwest of the Strait of Hormuz. Its area is 25 square kilometers. बहुत छोटा सा आइलैंड है, देख लेना। खार्ग आइलैंड में एक माउंटेन है जिसे माउंट डिडेबान कहा जाता है। खार्ग आइलैंड में एक माउंटेन है जिसे माउंट डिडेबान कहा जाता है, ये भी याद रखना है। ये रॉकी लाइमस्टोन से बना हुआ आइलैंड है। बहुत ही पोरस होते हैं ये लाइमस्टोन, इसलिए खार्ग आइलैंड पे आपको फ्रेश वाटर मिल जाएगा। पर्शियन गल्फ के आइलैंड्स में से ये चुनिंदा आइलैंड है जिन पे फ्रेश वाटर मिलता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे जो टर्मिनल है इसमें 90% ईरान का क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट होता है, तो ईरान के लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है खार्ग आइलैंड। न्यूज में भी है, तो याद रखना है। अब बात आती है क्वेश्चम आइलैंड के बारे में। देखो ये जो क्वेश्चम आइलैंड है ना, ये यूनेस्को की एक साइट है क्योंकि यहाँ पे मैंग्रोव्स बहुत सारे हैं। इसे वैली ऑफ स्टार्स भी कहा जाता है। क्वेश्चम आइलैंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के पास पड़ता है, इसलिए भी जरूरी है। क्वेश्चम आइलैंड ना मेनलैंड ईरान से अलग होता है क्लैरेंस स्ट्रेट से। तो अपने को याद रखना है क्लैरेंस स्ट्रेट भी पर्शियन गल्फ में है। क्लैरेंस स्ट्रेट ईरान में है। देखो अभी तक तो फेमस कौन सी स्ट्रेट है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बहुत ज्यादा फेमस है, पर क्लैरेंस स्ट्रेट भी वही है। कहां पर है क्लैरेंस स्ट्रेट? क्लैरेंस स्ट्रेट ईरान में है, पर्शियन गल्फ में है। एक बार रीड कर लेते हैं क्वेश्चम आइलैंड। क्वेश्चम आइलैंड लोकेटेड इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ऑफ ईरान सदर्न कोस्ट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में ये क्वेश्चम आइलैंड तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्वेश्चम आइलैंड को जो मेनलैंड ईरान से स्ट्रेट अलग करती है उसे क्लैरेंस स्ट्रेट कहते हैं, जिसे खुरन और खोरन स्ट्रेट कहा जाता था। तो क्लैरेंस स्ट्रेट भी बहुत जरूरी है, न्यूज में बहुत कम है, पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के पास ही तो बहुत ज्यादा जरूरी है यूपीएससी के लिए। पर्शियन गल्फ लार्जेस्ट आइलैंड। पर्शियन गल्फ का लार्जेस्ट आइलैंड है क्वेश्चम आइलैंड। खार्ग आइलैंड जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से बहुत दूर था वो एक छोटा सा आइलैंड है, पर क्वेश्चम आइलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है पर्शियन गल्फ का। यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है, ठीक है, वैली ऑफ स्टार्स भी है जो यूनेस्को के साइट्स हैं। ये स्ट्रेटेजिक मिलिट्री साइट है। क्वेश्चन आइलैंड में एंशिएंट हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा है। फ्री ट्रेड इंडस्ट्रियल जोन्स भी है यहाँ पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इट इज लोकेटेड नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। क्वेश्चन आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द इरानियन मेनलैंड बाय द क्लैरेंस स्ट्रेट। ठीक है, ये भी याद रखना है, क्लैरेंस स्ट्रेट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के पास है। क्वेश्चन आइलैंड याद रखना है। अब अपन देखते हैं ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज। इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज की वजह से ही तो जंग स्टार्ट हुई है। देखो इनकी तेहरान में, अरक में और बोनाब में तो क्या है, इनकी रिसर्च फैसिलिटीज हैं। इनका बुशहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इनकी यूरेनियम माइंड है सघनड में। इनका यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है फोर्डो और नतांज में। इनकी अनडिक्लेयर्ड जो न्यूक्लियर साइट्स है ना, वो मारिवन और लाविसान में है। ये मैप ध्यान रखो, ये मैप दिमाग में बैठा लो। ये आपको नींद से उठाकर भी पूछे ना इन साइट्स के बारे में ये क्या है, तो आपको बता देना है।
चाहे आपको इतना डिटेल में याद नहीं हो कि यूरेनियम माइन कौन सी है, यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट कौन सा है, पर इन सारे जगहों के नाम याद होने चाहिए। ये ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, सारा बवाल न्यूक्लियर फैसिलिटीज को लेकर ही तो हुआ है, तो ये आपको रखना है अच्छे से याद। ठीक है, ये सारे नाम अच्छे से याद रखने हैं, ध्यान से देख लो। देखो, न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है बोनाब और तेहरान में और अरक में। न्यूक्लियर पावर प्लांट है बुशहर में। यूरेनियम माइन है सगहंड में। यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है फोर्डो और नतांज में। ठीक है, यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट है इस्फहान में। ठीक है, और अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर साइट्स है मारिवान और लाविसान में। इसी के लिए तो लड़ाई शुरू हुई है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑफ ईरान, ये भूल कर भी नहीं भूलनी, भूल कर भी नहीं भूलनी। एक बार जल्दी से रीड कर लेता हूं क्या क्या है जिससे आपको याद रहे। न्यूक्लियर फैसिलिटीज इन ईरान: तेहरान, नटांज, फोर्डो, इस्फहान, बुशेर, अरक, बोनाब, संगढ़, बंदर अब्बास, वरामिन, मारिवन, लाविसान। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स में आ जाएंगे। सीधे 4 नाम दे देंगे, बोलेंगे ये क्या है, ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज इन ईरान है, ये नाम याद रखने हैं। देखो, अब अपन बात करेंगे ईरान की माउंटेन रेंजेस के बारे में। ईरान की ना 2 बहुत ही फेमस माउंटेन रेंजेस हैं, जो हैं एल्बरोज माउंटेन्स और जैग्रोस माउंटेन्स। तो आपको देखो, एल्बरोज और जैग्रोस क्या हैं, ईरान की माउंटेन रेंजेस हैं। ईरान के नॉर्थ पार्ट में कैस्पियन सी के पास में पड़ता है एल्बरोज माउंटेन। ठीक है, और ईरान के साउथ वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है जैग्रोस माउंटेन। ये इनकी लोकेशन है, एक बार देखो। एल्बरोस माउंटेन और जैग्रोस माउंटेन एक ईरान की बहुत ही लंबी माउंटेन रेंजेस हैं। इसके साथ साथ एक जैजमोरियन प्लेन भी है ईरान में, चाबहार पोर्ट के पास वाले रीजन में, साउथ ईस्टर्न ईरान में एक है जैजमोरियन प्लेन। ये भी आपको याद रखना है यहाँ से। और एकदम नॉर्थ ईस्ट वाले ईरान में है कॉपिट डैग माउंटेन्स, ये भी कॉपी में नोट कर लो। एल्बरोस और जैग्रोस तो बहुत फेमस माउंटेन रेंजेस हैं, पर कॉपिट डैग माउंटेन्स ईरान में है। थोड़ा नाम से भी ईरान टाइप के लग नहीं रहे, पर ईरान में ही है, नॉर्थ ईस्ट ईरान में है, तुर्कमेनिस्तान वाली बॉर्डर के पास है, तो ये भी नोट कर लेना। देखो, फेमस रेंजेस तो एल्ब्रोस और जैग्रोस माउंटेन्स हैं ईरान की। माउंटेन रेंजेस ऑफ ईरान: Iran is dominated by 2 primary mountain ranges, the Elbrus in the north and Zagros in the west-southwest, which define the country's geography. Mount Damavand in the Elbrus is Iran's highest peak and a dormant volcano. देखो, ये जो माउंट डैमवंड हुआ करता था ना, ये एक जमाने में पहले वॉल्केनो हुआ करता था, अभी एक्टिव नहीं है, ये बात याद रखना। ये माउंट डैमवंड ही ईरान की हाईएस्ट पीक है। माउंट डैमवंड ही ईरान की हाईएस्ट पीक है, ये भी रखना है याद। जो एल्ब्रोस माउंटेन्स है ना, ये 560 माइल लॉन्ग रेंज रनिंग पैरेलल टू द कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी के साथ साथ ही चलते हैं, ये नॉर्दर्न ईरान में पड़ते हैं। ईरान की जो हाईएस्ट पीक है ना, माउंट डैमवंड, ये बात याद रखना है, 5610 मीटर हाई है माउंट डैमवंड। ये ईरान में है, माउंट डैमवंड ईरान में है। माउंट डैमवंड एल्ब्रोस माउंटेन्स में आता है, माउंट डैमवंड एल्ब्रोस माउंटेन्स में आता है, ये भी याद रखना है। And served as a barrier that creates high rainfall on its northern slope and arid climates to the south. देखो, ये नेचुरल बैरियर का काम करता है, रेनफॉल बैरियर का काम करता है। इसके जो नॉर्दर्न स्लोप है ना, कैस्पियन सी की तरफ जो मूव करता है, वहीं पे सारी बारिश हो जाती है। इसके सदर्न स्लोप जो सेंट्रल ईरान की तरफ है, वहां पे डेजर्ट बन जाता है, क्योंकि ये बैरियर का काम करता है। फिर आते हैं जैग्रोस माउंटेन्स, a vast 1200 mile series of parallel ridges stretching from the northwest to the southeast. This range is characterized by rocky cliffs, oak forests and significant oil fields in its foothills. देखो, जो सेंट्रल ईरानियन प्लेटू है ना, यहाँ पे भी कुछ कुछ माउंटेन्स है, जैसे सहन बजमान वोल्केनिक बेल्ट। आपको इस स्लाइड से क्या क्या याद रखना है। ईरान की 2 प्राइमरी माउंटेन रेंजेस है, जिनका नाम है एल्ब्रोस और जैग्रोस। ठीक है, माउंट डैमवंड जो ईरान की हाईएस्ट पीक है, ये एल्ब्रोस माउंटेन में आता है। एल्ब्रोस माउंटेन क्या करते हैं, रेनफॉल के बैरियर का भी काम करते हैं, कैस्पियन सी के पैरेलल चलते हैं, ये भी याद रखना है। जैग्रोस माउंटेन्स नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट में डायरेक्शन में चलते हैं, ये भी याद रखना है। यहाँ पे काफी सारे ऑयल फील्ड्स हैं इनके फुट हिल्स में, ये भी याद रखना है। और एक साहन बैजमन वोल्केनिक बेल्ट है, ये सेंट्रल ईरान में पड़ती है, ये भी एक छोटी माउंटेन की रेंजेस है, ये भी हो सके तो याद रख लेना। अब आती है माउंटेन पीक ईरान की। देखो, ईरान की हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट डैमवंड है। माउंट डैमवंड एल्ब्रोस रेंज में आती है। और आलम कू करके भी एक है, साबलन करके है, माउंट टाफ्तान करके है,
ये एक वॉल्केनिक कोन है, ठीक है, ये भी याद रखना है। ये काफी ज्यादा गैस और मड निकलती है इससे। तो माउंट टाफ्टान याद रखना है, माउंट साहंड याद रखना है। और अदर माउंटेन्स है जैसे दशक सॉल्ट डोम हो गई, मार्टियन माउंटेन हो गए, ये भी आपको याद रखना है। मार्टियन माउंटेन इसलिए याद रखना है क्योंकि ये चाबहार पोर्ट के बहुत पास में पड़ते हैं। इस स्लाइड से आपको सारी माउंटेन पीक्स याद रखनी है। माउंटेन पीक से सवाल आते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आते हैं, ईरान से आने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए रखना है याद। माउंट डामवन, अलमकू, साबलान, माउंट आफ्तान, माउंट सहंड, ठीक है, जशाक सोल्डोम, मार्टियन माउंटेन्स। देखो ये सारे नाम याद रखना ना बहुत हार्ड है, पर आपको करने पड़ेंगे, यूपीएससी में सवाल आते हैं। और ये सवाल मिस हो जाएंगे तो प्रीलिम्स नहीं होगा, याद रखना ये बात, तो इसलिए पढ़ो। देखो ईरान की लेक्स के बारे में भी देख लेते हैं। लेक उर्मिया, ये ईरान की लार्जेस्ट लेक है, ये काफी ज्यादा सलाइन हो गई है। देखो ईरान की लेक्स का क्या है, गर्मी बहुत है, रेनफॉल कम है, लेक से भी पानी बहुत कम आता है। तो ईरान की ज्यादातर लेक्स ना ड्राइडी रहती हैं और सॉल्टी हो जाती हैं। तो लेक उर्मिया ईरान की लार्जेस्ट लेक है। महरलू लेक, पिंक लेक कहते हैं इसे क्योंकि यहाँ पे एल्गी फॉर्मेशन हो जाता है रेड कलर का, तो ये पिंक कलर की हो जाती है। फिर दो लगून भी हैं कैस्पियन सी के साइड में, एस्टिल लगून और अंजली लगून। फिर एक बख्तिगान लेक है, ये सेकंड लार्जेस्ट लेक है ईरान की। तो एक बार ईरान की लेक्स रीड कर लेते हैं। लेक उर्मिया, महरलू लेक, अंजली लगून, जारीवार लेक, गहर लेक, नियोर लेक, नमक लेक, होजे सोल्टन लेक, एस्टिल लगून, बख्तिगन लेक। देखो ये सारे आपको रखने हैं याद। क्यों याद रखने हैं? क्योंकि सवाल बन सकता है यूपीएससी का, यूपीएससी कहीं से भी सवाल बना लेता है। लेक से तो यूपीएससी बहुत सवाल बनाता है। लेक उर्मिया लार्जेस्ट लेक है ईरान की, याद रखना है। महरलू लेक को पिंक लेक कहते हैं क्योंकि यहाँ पे रेड एल की फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी लेक्स रखनी है आपको याद अच्छे से। देखो ये है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी से ना 5 कंट्रीज टच होती हैं। कैस्पियन सी के लिटोरल कंट्रीज है 5। वो है तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। के से किर्गिस्तान नहीं है, ये एक्रोनिम ना बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, तारिक। तो यूपीएससी भी जानता है, यूपीएससी सवाल बना सकता है। ईरान भी लिटोरल कंट्री है कैस्पियन सी की, तो एक बार देख लेते हैं। द कैस्पियन सी इज बॉर्डर्ड बाय 5 कंट्रीज, रशिया नॉर्थ वेस्ट, अजरबैजान वेस्ट, ईरान साउथ, तुर्कमेनिस्तान साउथ ईस्ट एंड कजाकिस्तान नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, देखो कैस्पियन सी में एक ये भी है, गाराबॉक्जी एल्गे। तो गाराबॉक्सी एल्गे ना तुर्कमेनिस्तान में गल्फ सा है कैस्पियन सी में, ये बात भी रखनी है याद। कैस्पियन सी के लिटोरल कंट्रीज कितनी है? 5। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। कौन कौन सी हैं? तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। ये मैप है कैस्पियन सी का, देख लेना एक बार अच्छे से कौन सी कंट्री कौन से डायरेक्शन में है। देखो कैस्पियन सी में ना सैलिनिटी बहुत ज्यादा वेरी करती है। जिस इलाके में, जिस रीजन में ज्यादा नदियां आकर मिलती है ना, जिस रीजन में फ्रेश वाटर का इनफ्लो ज्यादा होता है, वहां पे सैलिनिटी कम होती है। जिस रीजन में फ्रेश वाटर का इनफ्लो कम होता है, वहां सैलिनिटी ज्यादा रहती है। तो द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सी इज मच शैलोअर एंड लेस सैलाइन ड्यू टू द हाई वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर इनफ्लो फ्रॉम वोल्गा एंड उराल रिवर्स। देखो यूरोप वगैरह से, रशिया वगैरह में वोल्गा और उराल रिवर्स आती हैं। कैस्पियन सी में जो जो मेजर रिवर्स आती है ना, वो है वोल्गा रिवर जो यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, वो कैस्पियन सी में आकर मिलती है। उराल रिवर जो यूरोप की थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है, वो भी कैस्पियन सी में आके मिलती है। एक आती है टेरेक रिवर, ये कहाँ से आती है? कॉकेकस रीजन से आती है। कोरा रिवर ये वेस्ट से आती है। अट्रेक रिवर ये तुर्कमेनिस्तान से आती है। और एक सफेद रोड रिवर है जो ईरान से आके कैस्पियन सी में मिलती है। तो सफेद रोड रिवर तो आपको याद रखनी है, ईरान की रिवर है सफेद रोड रिवर जो कैस्पियन सी में आकर मिलती है। ईरान की कौन सी मेजर रिवर है जो कैस्पियन सी में आकर मिलती है? वो है सफेद रोड रिवर, ये बात याद रखनी है। ये देखो, जो कैस्पियन सी है ना, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है। ये वैसे तो एक लेक ही है कायदे से, पर ये इतना बड़ा है तो इसको कैस्पियन सी कहा जाता है। ये यूरोप और एशिया के बीच में आता है। ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है अपने ऑयल गैस रिजर्व्स के लिए, फिशिंग के लिए, और ये जो 5 कंट्रीज हैं इनके बीच की ट्रेड के लिए काफी ज्यादा क्रिटिकल एनर्जी का हब है ये। 10% वर्ल्ड का पोटेंशियल ऑयल रिजर्व इसी रीजन में है, और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन भी है इस रीजन में।
तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है जियोपॉलिटिकली, लीगली, ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए। और ईरान के पास है तो न्यूज में है। रशिया भी लड़ाई चल रही है, वो भी न्यूज में है। अजरबैजान आर्मेनिया लड़ते रहते हैं तो न्यूज में है। देखो ये है कैस्पियन सी ना सॉल्टी है। यूपीएससी सवाल बना सकती है कि कैस्पियन सी फ्रेश वाटर वाला है, मीठे पानी का है। नहीं, कैस्पियन सी सॉल्टी है। पर ये समुद्र जितना सॉल्टी नहीं है, समुद्र से 1/3 ही सॉल्टी है ये। ठीक है। ये ना रेमिनेंट माना जाता था, इसलिए ये सॉल्टी है। ठीक है। अगर यूपीएससी सवाल बना दे कि कैस्पियन सी वैसे तो लेक है, इनलैंड वाटर बॉडी है, पर इतने सॉल्टी क्यों है? क्योंकि इसको रेमिनेंट माना जाता है तेथिस सी का, इसलिए ये सॉल्टी है। और ये कम सॉल्टी क्यों है? क्योंकि बड़ी बड़ी नदियां यहाँ पे आकर मिलती हैं, इसलिए समुद्र के मुकाबले 1/3 सॉल्टी है। तो क्लासिफिकेशन क्या है कैस्पियन सी की? एक फाइनल क्लासिफिकेशन होगी ना कुछ। इट इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड ब्रैकिश वाटर बॉडी। वर्ल्ड की लार्जेस्ट इनलैंड ब्रैकिश वाटर बॉडी है कैस्पियन सी। ऐसे याद रखना है आपको। कैस्पियन सी बहुत जरूरी है। देखो ये जो मैप है ना, एक बार इसको पॉज करके देख लेना। इस मैप में अपने को ईरान की रिवर्स के बारे में दिखाया गया है कि अरक रिवर कहाँ बहती है, अजरबैजान के पास बहती है वो। कारून रिवर, कारके रिवर कहाँ बहती है, जोहरे रिवर, मांड रिवर कहाँ बहती है, कौन सी रिवर पर्शियन गल्फ में आकर बहती है। जोहरे रिवर, मांड रिवर पर्शियन गल्फ में आकर बहती है, ये कॉपी में नोट कर लो अभी। ठीक है। ये कुछ कुछ रिवर्स है, बहुत ही कम रिवर्स हैं, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अपन ने देख लिया कैस्पियन सी में कौन सी ईरान की रिवर आके बहती है, तो वो भी ध्यान रखना है। ये कुछ ईरान की रिवर्स के बारे में एक बार देख लेते हैं। कारून रिवर, ये ईरान की लॉन्गेस्ट रिवर है। कारून रिवर ईरान की लॉन्गेस्ट रिवर है। अरस रिवर, ये टर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान की तरफ जाती है और कैस्पियन सी में जाके मिलती है। अरस रिवर कैस्पियन सी में जाके मिलती है। कारके रिवर, ये साउथ वेस्टर्न ईरान में बहती है। सफेद रोड रिवर, ये भी कैस्पियन सी में जाके मिलती है, अपन ने देखा था। जियांडे रोड, देखो ईरान की रिवर्स के आगे रोड रोड लिखा होता है, आरयूडी लिखा होता है ईरान की रिवर्स के आगे। तो किसी भी ऐसे रोड रोड आ जाए तो समझ लेना वो ईरान की रिवर है। जियांदे रोड, ये लार्जेस्ट रिवर है सेंट्रल ईरानियन प्लेटू में, पर ये सूख चुकी है काफी ज्यादा। ईरान की ज्यादातर जो भी रिवर्स है ना, वो रेनफेड रिवर्स ही होती हैं। सदाबहार नदियां बहुत कम है, पेरिनियल रिवर्स बहुत कम है ईरान में। अटरक रिवर, ये भी एक ईरान में ही बहती है, तुर्कमेनिस्तान के पास। लेक उर्मिया का जो बेसिन है ना, वहां पे काफी सारे रिवर्स आके मिलते हैं। जैसे अजीचे रिवर हो गई, जरने रिवर हो गई, सिमने रिवर हो गई। ठीक है। पर्शियन गल्फ बेसिन में है कारून, कारके, जराई और मांड रिवर। कैस्पियन सी बेसिन में है सेफेड रोड, अरस रिवर, अटरक रिवर। देखो सारी रिवर्स ना ऐसे कॉपी में नोट बनाना, रिवर्स ऑफ ईरान, और इन सब रिवर्स के नाम लिख लेना। बस एक करुण रिवर के आगे लिखना कि लॉन्गेस्ट रिवर है ईरान की। स्टेटमेंट बना देंगे यूपीएससी वाले कि करुण रिवर ईरान की लॉन्गेस्ट रिवर है या नहीं। ठीक है। फिर नीचे देखो लेक उर्मिया बेसिन, पर्शियन गल्फ बेसिन और कैस्पियन सी बेसिन। इससे आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो कि कौन सी रिवर कहाँ बहती है ईरान में। देखो अगर अपन ईरान के बारे में अच्छे से पढ़ रहे हैं तो अपने को हर एक चीज पढ़नी पड़ेगी। बहुत लंबी लड़ाई चली है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, हर फॉर्म्स ऑफ न्यूज में रहा है। यूपीएससी सवाल बना सकता है, बनाएगा, तो ध्यान रखना है। अब डेजर्ट्स भी देख लेते हैं थोड़ा ईरान के। ईरान ना, आधा ईरान तो डेजर्ट से ही कवर है। जो मेजर मेजर डेजर्ट्स है ना ईरान के, वो हैं दश्त ए काविर, जिसे ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट कहा जाता है। ये ईरान में ही है, सेंट्रल ईरान में लोकेटेड है, बहुत ज्यादा अनइनहेबिटेड है, बहुत एक्सट्रीमली एरिड एरिया है ये। फिर एक लुड डेजर्ट आता है जो यूनेस्को की भी साइट है। ठीक है। इसको हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ भी कहा जाता है। कुछ शायद 70 डिग्री तक यहाँ पे हो गया था तापमान। यहाँ पे क्लाउड्स करके फेमस चीज है, तो आ जाएगा क्लाउड्स क्या है। यहाँ पे ना बड़े बड़े सैंड के कैसल बनते हैं लुड डेजर्ट में, जिन्हें कहा जाता है क्लाउड्स। क्लाउड्स क्या है? ईरान के लुड डेजर्ट में बनने वाले सैंड कैसल्स को बोला जाता है क्लाउड्स। यही यूनेस्को को बहुत पसंद आया तो यूनेस्को की साइट बन गई। तो क्लाउड्स के ऊपर भी सवाल आ सकता है, और बड़े बड़े सैंड ड्यून्स होते हैं इस इलाके में। मरनजब डेजर्ट भी यहाँ पे है जो अपनी सॉल्ट लेक्स के लिए फेमस है। मैसर डेजर्ट जहाँ पे सी ऑफ सैंड कहा जाता है, यहाँ पे सैंड ड्यून्स बहुत सारे हैं। वर्जने डेजर्ट है, बाफगा डेजर्ट है। देखो डेजर्ट्स ऑफ ईरान में अपने को क्या क्या याद रखना है। ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट जिसे दश्त काविर कहा जाता है, दश्त काविर डेजर्ट जिसे ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट कहा जाता है, ये ईरान में है।
लुट डेजर्ट, लुट डेजर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लुट डेजर्ट में ऐसे नेचुरल फॉर्मेशन है, सैंड कैसल्स बने हुए हैं लुट डेजर्ट में, जिसे क्लाउड्स कहा जाता है। सीधा सवाल आ जाएगा यूपीएससी का कि क्लाउड्स क्या है। क्लाउड्स और कुछ नहीं है, सैंड कैसल्स हैं लुट डेजर्ट में। ये रिगेजेन एरिया भी बहुत फेमस है लुट डेजर्ट का। क्लाउड्स की वजह से यूनेस्को लिस्टेड साइट है लुट डेजर्ट। और जो फेमस डेजर्ट्स हैं ईरान के वो हैं मरंजब डेजर्ट, मेजर डेजर्ट, वर्जने डेजर्ट, बाफ डेजर्ट, ये सब है तो याद रखने हैं। ये थोड़ा मैप है। लुट डेजर्ट देखो इस तरफ पड़ता है, काविर डेजर्ट सेंट्रल ऑफ द ईरान में है। ये एल्बरोज माउंटेन्स इसके नॉर्थ में चलते हैं ईरान के, जैग्रोस माउंटेन्स साउथ में चलते हैं। ठीक है, देख लेना ईरान के मैप, तो अपने को रट लेना है ईरान का मैप। अब आते हैं चाबहार पोर्ट के बारे में। अपन सब कुछ पढ़ रहे हैं तो अपन कनेक्टिविटी भी पढ़ेंगे। चाबहार पोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये गल्फ ऑफ ओमान में है और इंडिया ने बनाया है, ये चाबहार पोर्ट डेवलप करा है। एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हुआ था जिसे चाबहार एग्रीमेंट कहा जाता है। इसमें इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान है। इसमें जाहिदान से कुछ रेलवे लाइन भी इंक्लूडेड है। जारान दिलाराम हाईवे जो अफगानिस्तान का है वो भी इंक्लूडेड है, तो ये सब रखना है हमें याद। ठीक है, देखो चाबहार पोर्ट कहां पर है? ईरान में है। ईरान में कहां पर है? गल्फ ऑफ ओमान में है। चाबार पोर्ट लिख देंगे कि स्ट्रेट ऑफ हरमोज में है? नहीं, स्ट्रेट ऑफ हरमोज में बंदर अब्बास पोर्ट है, चाहबार पोर्ट नहीं है। चाहबार पोर्ट गल्फ ऑफ ओमान में है। ठीक है, ये बात रखनी है याद। 10 साल का एग्रीमेंट हुआ है, चाहबार एग्रीमेंट कहते हैं इसे, क्योंकि देखो चाहबार पोर्ट में दो टर्मिनल हैं, शहीद बहिश्ती टर्मिनल और शहीद कलांतरी टर्मिनल। कौन से टर्मिनल्स है? शहीद बहिश्ती टर्मिनल और शहीद कलांतरी टर्मिनल। तो शहीद बहिश्ती टर्मिनल इंडिया डेवलप कर रहा है। इंडिया का कौन डेवलप कर रहा है? इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में आती है। अपना जो सागरमाला डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उसी में अपन ने ये कंपनी बनाई है, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। ये अपन इंडिया के बाहर पोर्ट्स बनाएंगे तो ये कंपनी बनाएगी। ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज में ही आती है। यूपीएससी में मिनिस्ट्री भी याद रखनी है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 10 साल का आईजीपीएल और पोर्ट्स एंड मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन ईरान के बीच में। चाबहार एग्रीमेंट थ्री ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है, 3 पार्टी से। एक बार रीड कर लेते हैं चाबहार, एक इंपॉर्टेंट सवाल है यूपीएससी का। Located in Sistan and Baluchistan province in the southeastern part of Iran. On the Gulf of Oman, it is strategically located. कहां पर है चाबहार पोर्ट? गल्फ ऑफ ओमान में है। इट इज द ओनली डीप सी पोर्ट इन ईरान विद डायरेक्ट ओशन एक्सेस। देखो बंदर अब्बास फेमस पोर्ट है, पर बंदर अब्बास डीप सी पोर्ट नहीं है। ईरान का इकलौता डीप सी पोर्ट है चाबहार पोर्ट। ठीक है, इसमें इंडिया साइंड अ 10 ईयर एग्रीमेंट विद ईरान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द शहीद बहिश्ती पोर्ट टर्मिनल एट चाबहार पोर्ट। देखो चाबहार पोर्ट में दो टर्मिनल है, शहीद बहिश्ती टर्मिनल और शहीद कलांतरी टर्मिनल। यूपीएससी कंफ्यूज करेगा कि शहीद कलांतरी टर्मिनल को इंडिया डेवलप कर रहा है, नहीं। इंडिया शहीद बहिश्ती टर्मिनल को डेवलप कर रहा है चाबहार पोर्ट के। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और पोर्ट्स एंड मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन ईरान के बीच में। इंडिया पोर्ट्स एंड ग्लोबल लिमिटेड 100% ओन्ड कंपनी है सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की। ये कंपनी आती है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में नहीं आती पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। किसमें आती है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज में। देखो इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान का 2016 में एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हुआ था जिसे चाबहार एग्रीमेंट कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए। फिर आता है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर। ये अपन ने बनाया था, 3 देशों ने मिलकर बनाया है, इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान में। इसे ही चाबहार एग्रीमेंट कहते हैं, पर इसका टेक्निकल नाम क्या है? इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर। ये मैप देखो, इनको क्या क्या करना है कि गल्फ ऑफ ओमान में चाबहार पोर्ट बनाया है, चाबहार पोर्ट से जाहिदान तक क्या होगा? ट्रेन वगैरह चलेगी। फिर जाहिदान से अफगानिस्तान के डेलाराम तक जाएगा। कैसे जाएगा? हाईवे से जाएगा। गल्फ ऑफ ओमान में चाबहार पोर्ट से जाहिदान और जारान तक तो ट्रेन से चला जाएगा, फिर जारान से डेलाराम हाईवे से चला जाएगा। तो ये बात याद रखनी है। 3 देश इसमें लिंक्ड हैं। इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान साइंड द डील टू एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर चाबहार एग्रीमेंट इन 2016। देखो इंटरनेशनल ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर अलग है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर अलग है, कंफ्यूज नहीं होना।
इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे चाबहार एग्रीमेंट भी कहा जाता है। दिस इन्वॉल्व्स कंट्रीब्यूशन ऑफ अ रेल लाइन फ्रॉम चाबहार पोर्ट टू जाहिदान अलोंग द बॉर्डर विद अफगानिस्तान लिंकिंग इट टू जरान दिलाराम हाईवे। देखो गल्फ ऑफ ओमान में चाबहार पोर्ट से जाहिदान, जाहिदान एक सिटी है ईरान में, वहां तक तो रेलवे लाइन से ले जाएंगे, फिर जाहिदान से दिलाराम तक हाईवे से ले जाएंगे। मैप ध्यान रखना है। चाबहार पोर्ट ग्वादर पोर्ट के बहुत पास है, जो पाकिस्तान का पोर्ट है, बलूचिस्तान में पड़ता है, चाइना ने डेवलप करा है, तो ग्वादर पोर्ट के कंपटीशन में भी है चाबहार पोर्ट। फिर देखो ये वाला एग्रीमेंट तो हो गया, अब अपन पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर के बारे में। तो उसके लिए हुआ था अशगबत एग्रीमेंट। अशगबत एग्रीमेंट में इंडिया भी पार्टी था, ईरान भी पार्टी था, तो ये बहुत जरूरी है। अशगबत एग्रीमेंट, इंडियाज एक्सेशन टू द अशगबत एग्रीमेंट स्ट्रेंथन कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशिया थ्रू अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इन्वॉल्विंग ईरान, ओमान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। This agreement facilitates transport of goods between Central Asia and the Persian Gulf region. अशगबत एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है? ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, कनेक्टिविटी से रिलेटेड है। इंडिया भी पार्टी है, ईरान भी पार्टी है। इंडिया ईरान के साथ ओमान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान भी पार्टी है। ठीक है, अशगबत एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है? सीधा सवाल आ जाएगा प्रीलिम्स में। अशगबत एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, कनेक्टिविटी, ऐसे आपको याद रखना है। जो सेंट्रल एशिया में 5 तान है ना, उसमें से 3 तान आते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में। कौन से 2 नहीं है? उज्बेकिस्तान नहीं है और तुर्कमेनिस्तान नहीं है। आईएनएसटीसी में तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान नहीं है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, ये 13 देश है, 13 देश आपको कैसे भी करके याद रखने हैं, चाहे मैप से याद रखो या बार बार याद करके याद रखो। और इसका एक ऑब्जर्वर है बुल्गारिया। ठीक है, याद रखना है ये। देखो जहां रशिया होता है वहां बेलारूस आ जाता है। अब ये कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इसमें रशिया यूक्रेन जो लड़ रहे हैं वो भी हैं, ईरान और ओमान दोनों हैं, तो याद रखना है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैप से याद रखो। एक पोर्ट अपन ने देखा था चाबहार पोर्ट, वो गल्फ ऑफ ओमान में था। फिर स्ट्रेट ऑफ हर्मोस के पास एक पोर्ट है बंदर अब्बास पोर्ट। ये बहुत बड़ा पोर्ट है, पर ये डीप सी पोर्ट नहीं है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, इसी मैप में आप और पोर्ट्स भी देख सकते हो। अनजली पोर्ट, नौशहर पोर्ट, अमीराबाद पोर्ट, ये कैस्पियन सी में पोर्ट है ईरान के। इमाम खामनेई पोर्ट, ये पर्शियन गल्फ में पोर्ट है ईरान का। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हर्मोस में कौन सा पोर्ट है? बंदर अब्बास पोर्ट। स्ट्रेट ऑफ हर्मोस हद से ज्यादा फेमस हो गया है, वहां पे एक पोर्ट है बंदर अब्बास पोर्ट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बंदर अब्बास पोर्ट इज ईरान लार्जेस्ट एंड मोस्ट क्रूशियल मैरिटाइम गेटवे सिचुएटेड ऑन द स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस इन द पर्शियन गल्फ। इट कंप्राइजेस द मेन शहीद राजी कंटेनर पोर्ट एंड द ओल्डर शहीद बहनौर पोर्ट। देखो शहीद राजी और शहीद बहनौर ये इसके 2 टर्मिनल्स हैं, बहुत सारा कार्गो आता है इसमें। ठीक है, देखो इस स्लाइड से आपको क्या क्या, क्या याद रखना है। बंदर अब्बास पोर्ट स्ट्रेट ऑफ हरमोज में है, ये बात रखनी है याद। बंदर अब्बास पोर्ट स्ट्रेट ऑफ हरमोज में है, ये बात रखनी है याद। अनजली पोर्ट, नौशहर पोर्ट, अमीराबाद पोर्ट, ये कैस्पियन सी के पोर्ट हैं। अनजली पोर्ट, नौशहर पोर्ट, अमीराबाद पोर्ट, ये कैस्पियन सी के पोर्ट है, ये याद रखना है। इमाम खामनेई पोर्ट, ये कहां पर है? ये पर्शियन गल्फ का, ये याद रखना है। देखो पोर्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, पोर्ट्स पे हमले भी हुए हैं, इसलिए याद रखने हैं। अब बात करेंगे अपन ईरान की हिस्ट्री के बारे में। देखो पहले क्या होता था, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन थी जो इंडिया में थी, और इराक में थी मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन। इन 2 सिविलाइजेशन के बीच में ही पड़ती थी एक ईरानियन सिविलाइजेशन जो ईरान में थी। देखो मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन थी वो इराक में थी, इराक में। यूपीएससी कंफ्यूज कर सकता है कि वो ईरान में थी, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन इराक में थी, IRAQ ना कि IRAN। ठीक है, ये भी बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, इनका भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से ट्रेड के कुछ कुछ साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं। ये भी एक अर्बन सिविलाइजेशन ही थी, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी ना, वैसे ही ईरानियन सिविलाइजेशन भी अर्बन सिविलाइजेशन थी। वहां पर एक अकैमेनिड एम्पायर था। कौन सा एम्पायर था? अकैमेनिड एम्पायर था। ठीक है, जिसको फाउंड करा था साइरस द ग्रेट ने। एक बहुत पुराने रूलर हुआ करते थे साइरस, उन्होंने फाउंड करा था अकैमेड एम्पायर,
कहां पर? ईरान में। फिर अकामेड एम्पायर के बाद पार्थियन एम्पायर आया, ससानियन एम्पायर आया। ठीक है, तो ये रीजन पॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग था एक जमाने में। मतलब बिफोर क्राइस्ट ये रीजन बहुत ज्यादा एक्टिव था ग्लोबल पॉलिटिक्स में। यहाँ पर एक रिलीजन भी हुआ करता था, जोरास्ट्रियनिज्म। जो पारसीस होते हैं ना, देखो पारसीस तो एक कॉमन टर्म है, इनका रिलीजन क्या है? जोरास्ट्रियनिज्म। ठीक है, तो ये भी फाउंड कहाँ हुआ था? ये ईरान में ही फाउंड हुआ था। तभी तो पारसी, पारस, फारस बोला जाता है ईरान को। तो काफी इन्फ्लुएंस था इस रिलीजन का। ये प्री इस्लामिक टाइम्स में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता था इस रीजन में। एक बार रीड कर लेते हैं। एंशियंट हिस्ट्री। Iranian civilization is one of the world's oldest and most continuous, with roots on the Iranian plateau dating back to 7000 BCE and complex urbanization by 4000 BCE. Renowned as Persia, it created powerful ancient empires, Achaemenid, Parthian, Sassanian, influencing arts, politics and culture, and later flourished under Islamic, Mongol and modern dynasties. देखो ईरान पे इस्लामिक डायनेस्टीज, मंगोल डायनेस्टीज ने भी राज करा है। तो स्टेटमेंट बना देगा यूपीएससी, क्या कभी मंगोलों ने राज करा है ईरान पे? हाँ, मंगोल्स ने रूल करा है ईरान पे। एंशिएंट एम्पायर्स के बारे में देख लेते हैं। द रीजन वाज द सेंटर ऑफ द अकामेड एम्पायर फाउंडेड बाय साइरस द ग्रेट। देखो ये टाइमलाइन देख लेना कब था अकामेड एम्पायर। ठीक है, which was renowned for its administrative structure and religious tolerance। बड़ा ही सेकुलर टाइप का होता था, रिलीजियस टॉलरेंस होती थी अकामेड एम्पायर में। This was followed by the Parthian and Sassanian Empire, which served as superpowers in Western Asia for over 12 centuries। देखो लगभग 1200 साल तक ईरान सेंटर रहा था वर्ल्ड पावर का। अभी भी ईरान ट्राई कर रहा है वर्ल्ड पावर का सेंटर बनने की। और आपने सुना होगा ट्रंप ने भी कुछ बात करी है कि हम ईरान की सिविलाइजेशन ही खत्म कर देंगे। तो ईरानियन सिविलाइजेशन के बारे में जानना जरूरी है, अकामेनिड एम्पायर के बारे में जानना जरूरी है। देखो जो जो वर्ड्स न्यूज में रहे हैं उससे रिलेटेड सवाल पूछ सकता है यूपीएससी। भले ही वो डायरेक्टली नहीं रहे हो पर रिलेट कर रहे हो तो सवाल आ सकता है। कल्चरल एंड रिलीजियस इम्पैक्ट। Zoroastrianism, with its emphasis on the good thoughts, words, and deeds, was the dominant pre-Islamic religion and significantly influenced other faiths। देखो काफी सारे फिलोसफर भी हुआ करते थे जोरास्ट्रियनिज्म के, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। पारसी से एक बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है इंडिया की, इसलिए जोरास्ट्रियन के बारे में जानना भी जरूरी है। ईरान से डायरेक्टली रिलेट करते हैं इसलिए पढ़ रहे हैं। इस स्लाइड से क्या क्या याद रखना है कि ईरानियन सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, ये आपको याद रखना है। फिर कौन से एम्पायर्स रहे थे? अकामेनिड एम्पायर रहा था, पार्थियन एम्पायर रहा था, सासियन एम्पायर रहा था, मंगोल्स ने भी रूल करा है, ये भी याद रखना है। पारसी, जोरास्ट्रियनिज्म ईरान के होते हैं, ये भी याद रखना है। और काफी टाइम तक पावर सेंटर रहा था ये ग्लोबली ईरान का रीजन, इसलिए ये भी याद रखना है। फिर थोड़ा सफाविद एम्पायर के बारे में देख लेते हैं। ये मिडाइवल टाइम्स में बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। इसको फाउंड करा था शाह इस्माइल ने। किसने फाउंड करा था? शाह इस्माइल ने। देखो सफाविद एम्पायर ना एक शिया एम्पायर था, सुन्नी एम्पायर नहीं था, शिया एम्पायर था। इसको गन पाउडर एम्पायर भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा वॉर लड़ते थे ऑटोमन एम्पायर से, जो सुन्नी एम्पायर था। ठीक है, सुन्नी एम्पायर था ऑटोमन एम्पायर, सफाविद एम्पायर था, कौन सा एम्पायर था? सफाविद शिया एम्पायर था। इनके बीच में बहुत लड़ाई होती रहती थी। ये तोपों का बहुत, आर्टिलरी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे, इसलिए इन्हें गन पाउडर एम्पायर भी कहा जाता है। ये 18 सेंचुरी तक लास्ट करा है। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा एम्पायर रहा था। एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। ये आज के मॉडर्न डे अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया के कुछ पार्ट्स, इराक, पार्ट्स ऑफ टर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ तक फैला है। मतलब आज का जो ईरान है ना, उसके आसपास के सब इलाकों में फैला है, सफाविद एम्पायर फैला था उस टाइम पे। सफाविद एम्पायर 1501 टू 1736। ठीक है, 16 सेंचुरी से ही स्टार्ट हो गया था, पहले साल से ही। Was a major Iranian dynasty that established Twelver Shiaism as a state religion। इन्होंने शियाइज्म को ही स्टेट रिलीजन बना दिया था। Forging a distinct national identity and creating a unified Persian state between East and West। ये यूनाइट करना चाह रहे थे सफाविद वाले ईरानियन के अलग अलग एम्पायर्स को। Founded by Shah Ismail I, it was one of the gunpowder empires with its peak under Shah Abbas। शाह इस्माइल, शाह अब्बास, ये नाम आपको रखने हैं याद। और ये भी याद रखना है कि ये सफाविद एम्पायर से रिलेट करते हैं। इनका फाउंडेशन 1501 में हुआ था, शाह इस्माइल वन ने करा था। ये सूफी ऑर्डर से ही रिलेट करते हैं।
Safavid forced the conversion of Iran from Sunni to Shia, creating a long-lasting religious foundation. देखो ईरान में भी कुछ पहले सुन्नी रहते थे, तो इन्होंने कन्वर्जन भी कराया है। ज्योग्राफी एक बार बहुत जरूरी याद रखनी है आपको सफाविद एम्पायर की। जब ये अपने पीक पे था ना, तब ये आज के मॉडर्न डे ईरान, अजरबैजान, अर्मेनिया, पार्ट्स ऑफ जॉर्जिया, इराक, यानी कॉकेकस वाले रीजन से लेके टर्की तक था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान में भी कुछ कुछ हिस्सा था। ठीक है, गोल्डन एज भी थी शाह अब्बास वन के टाइम पे। इन्होंने काफी सेंट्रलाइज पावर कर ली थी। क्रिएटेड अ स्टैंडिंग आर्मी टू काउंटर द किजिल बश। एक टर्किश इन्वेडर टाइप था किजिल बख्श, उससे लड़ने के लिए इन्होंने एक स्टैंडिंग आर्मी रखी थी, बहुत स्ट्रांग था। एंड मूव द कैपिटल टू इस्फहान। ठीक है, सफाविद एम्पायर की कैपिटल क्या थी? इस्फहान, ये भी याद रखना है आपको। टर्निंग इट इनटू अ कॉस्मोपॉलिटिकल सेंटर फॉर आर्ट्स, आर्किटेक्चर एंड ट्रेड। देखो जहां भी कैपिटल होती है ना, वहां पे आर्ट्स फ्लरिश करती है, आर्किटेक्चर बहुत अच्छा होता है, ट्रेड बहुत सारी होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। इनकी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होती रहती थी ऑटोमन एम्पायर से, क्योंकि वो सुन्नी थे, तो इसलिए आर्टिलरी का बहुत ज्यादा यूज करते थे, इसलिए गन पाउडर एम्पायर भी कहा जाता है। आज भी काफी लेगेसी है इस एम्पायर की। ईरानियन स्टेटहुड, पर्शियन कल्चर को रिवाइवल करना, ये सब इनसे रिलेटेड है। ठीक है, ये कोलैप्स हो गए थे 18th सेंचुरी में, क्योंकि वीक रूलर्स आने लग गए थे, ब्यूरोक्रेसी के डिस्प्यूट हो जाते हैं। जो भी लंबे टाइम तक एम्पायर चलते हैं ना, उसमें ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हो जाते हैं। ठीक है, द सफाविड्स वर नोन फॉर देयर डिस्टिंक्टिव रेड हेडगियर। देखो किजिल बश क्या कहते हैं ये, हैं? किजिल बश कहते थे, ये रेड हेडगियर को किजिल बश कहा जाता था। इनकी कैपिटल थी इस्फहान, जो आज भी बड़ी फेमस है अपने आर्किटेक्चर के लिए। ठीक है, नक्श ए जहां स्क्वायर कहाँ है? ये सवाल आ सकता है यूपीएससी का। नक्श ए जहां स्क्वायर कहाँ है? नक्श ए जहां स्क्वायर भी ईरान में है। एक बार रीड कर लेते हैं। The Safavid Empire was a major Iranian dynasty that established Twelver Shiaism as the state religion. देखो सफाविद एम्पायर ने ही शियाइज्म को स्टेट रिलीजन बना दिया था, forging a distinct national identity and creating a unified Persian state between East and West. Founded by Shah Ismail I, it was one of the gunpowder empires, with its peak under Shah Abbas I. Foundation and religion. Founded in 1501 by Ismail I फ्रॉम अ सूफी ऑर्डर। देखो सफाविद एम्पायर सूफी ऑर्डर से रिलेट करता है, ये भी आपको रखना है याद। द सफाविद फोर्सेस द कन्वर्जन ऑफ ईरान फ्रॉम सुन्नी टू 12 शिया इस्लाम, क्रिएटिंग अ लॉन्ग लास्टिंग रिलीजियस फाउंडेशन। ज्योग्राफी देख लो। एट इट्स हाइट द एम्पायर कंट्रोल्ड मॉडर्न डे ईरान, अजरबैजान, आर्मेनिया, पार्ट्स ऑफ इराक, जॉर्जिया एंड पार्ट्स ऑफ टर्की, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ईरान की जो आज मॉडर्न डे बॉर्डर्स है ना, उसके आसपास का सारा इलाका सफाविद एम्पायर के अंडर आता था। गोल्डन एज इनकी थी शाह अब्बास वन के टाइम पे। सेंट्रलाइज पावर थी, क्रिएटेड अ स्टैंडिंग आर्मी टू काउंटर द किजिल बश। किजिल बश होते थे टर्की के लड़ाके, टर्की के एलाइट वॉरियर्स को किजिल बश कहा जाता था। एंड मूव द कैपिटल टू इस्फहान, टर्निंग इट इनटू अ कॉस्मोपॉलिटिकल सेंटर फॉर आर्ट्स, आर्किटेक्चर एंड ट्रेड। देखो इनकी कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होती रहती थी। कॉन्फ्लिक्ट नोन एज गन पाउडर एम्पायर, दे फॉट कॉन्स्टेंट कॉस्टली वॉर्स अगेंस्ट द सुन्नी ऑटोमन एम्पायर टू द वेस्ट। Legacy. The dynasty is considered the starting point of modern Iranian statehood and a major revival of Persian culture. Fall. The empire collapsed in the early 18th century largely due to the weak rulers, bureaucracy disputes, and military pressures. The Safavids were known for their distinctive red headgear, leading to them being known as the Kizilbash, Red Heads. Their capital, Isfahan, is still famous for its stunning architecture from this period, including the Naqsh-e-Jahan Square. देखो याद क्या क्या रखना है अपने को इस स्लाइड से। अपने को याद रखना है सफाविद एम्पायर का टाइम पीरियड 1501 से 1736 तक था। ठीक है, इसके फाउंडर याद रखने हैं, शाह इस्माइल वन थे। इनका जो प्रोमिनेंट लीडर था जिसके टाइम पे गोल्डन एज कहा जाता है, वो थे शाह अब्बास वन, वो भी याद रखना है। ये शिया एम्पायर था, ये याद रखना है आपको। ठीक है, इसको गन पाउडर एम्पायर भी कहा जाता है। पूछ लेंगे कि कुछ एम्पायर्स का नाम दे देंगे, फिर बोलेंगे इनमें से गन पाउडर एम्पायर किनको कहा जाता है। सफाविद एम्पायर को गन पाउडर एम्पायर कहा जाता है, क्योंकि इनकी बहुत वॉर होती थी ऑटोमन एम्पायर से, वो सुन्नी थे। फिर आज भी मॉडर्न ईरानियन स्टेटहुड में बहुत ज्यादा लेगेसी चलती है इनकी। सिविलाइजेशन से रिलेटेड बात करी है ट्रम्प ने, तो ईरान की सिविलाइजेशन से सवाल आ सकते हैं, उनकी हिस्ट्री से सवाल आ सकते हैं यूपीएससी में। क्योंकि देखो वॉर जो चली थी ना, वो वॉर मार्च से ही स्टार्ट हुई थी, 28 फरवरी या 1 मार्च से ही स्टार्ट हुई थी वॉर। तो यही टाइम होता है यूपीएससी जब फाइनलाइज कर रहा होता है पेपर, आ सकता है सवाल। ठीक है,
और इसमें आपको याद रखना है किजिलबश क्या होता है। रेड हेड्स होते हैं, उनको किजिलबश कहा जाता है। सफाविद एम्पायर की कैपिटल थी इस्फहान, ये आपको याद रखना है। और एक लास्ट चीज की नक्श जहां स्क्वायर कहाँ है, सीधा सवाल आ जाएगा यूपीएससी का। ये ईरान में है, इस्फहान में है। ठीक है, ये सब याद रखना है स्लाइड से। मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो 20th सेंचुरी में ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसमें पहलवी डायनेस्टी को ओवरथ्रो कर दिया गया था 1979 में। इसको इस्लामिक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। देखो एक जमाने में ना ईरान बहुत ज्यादा मॉडर्न था, 1960-70s में ईरान बहुत ज्यादा मॉडर्न था, फिर इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ये कंजर्वेटिव हो गया। इंडिया ने तो बहुत अपोज करा ईरानियन रेवोल्यूशन को, पर ट्रेड जरूरी है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर है ईरान, तो अपने वैचारिक मतभेद को हटा के, अपने आइडियोलॉजी को हटा के भी इंडिया ने ईरान का बहुत सपोर्ट करा। इंडिया वैसे तो ऑफिशियली अगेंस्ट था इस्लामिक रेवोल्यूशन के, ईरानियन रेवोल्यूशन के। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं। एक थी पहलवी डायनेस्टी थी, उसको इन्होंने आउटथ्रो करा था। द ईरानियन रेवोल्यूशन, ऑल्सो नोन एज द इस्लामिक रेवोल्यूशन, culminated in the overthrow of the Pahlavi dynasty in 1979. The revolution led to the replacement of the imperial state of Iran by the Islamic Republic of Iran. ठीक है, पहले इंपीरियल स्टेट ऑफ ईरान था, फिर इसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कर दिया गया था। एज द मोनार्कियल गवर्नमेंट ऑफ द शाह महमूद रजा पहलवी, ये नाम सबने सुना ही होगा, शाह महमूद रजा पहलवी, इस वॉज सप्रेस्ड बाय रूहुल्लाह खौमनेई। खौमनेई यहीं से पावर में आ गए थे। एज इस्लामिक क्लेरिक हु हैड हेडेड one of the rebel factions. The ousting of Muhammad Reza Pahlavi, the last Shah ruler of Iran, formally marked the end of Iran's historical monarchy. देखो 1979 तक मोनार्की थी ईरान में। ठीक है, पहले इस्लामिक इंपीरियल स्टेट ऑफ ईरान हुआ करता था, फिर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हो गया था। डेमोक्रेसी वगैरह लाने की बात करी गई थी, पर प्रॉपरली आई नहीं। ठीक है, तो ईरानियन रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1979 में हुआ था, ये याद रखना है स्लाइड से। पहलवी डायनेस्टी को हटा दिया गया था, ईरान का नाम बदल गया था, इंपीरियल स्टेट ऑफ ईरान से क्या हो गया था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हो गया था, ये भी आपको याद रखना है। ये दो नाम याद रख लेना, शाह महमूद रजा पहलवी, इनको हटाया गया था रूहुल्लाह खामनेई ने। ये 3-4 बातें आपको याद रखनी है आज की। देखो ज्यादा डिटेल में आएंगे नहीं सवाल इसमें से, पर आपको ये नाम पता होने चाहिए। स्टेटमेंट बेस में सवाल पूछ लेंगे, वरना मूवमेंट्स वगैरह से फॉरेन के सवाल आते नहीं है, पर आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सवाल बनने की चांसेस है। अब देखते हैं अपन कुछ नेशनल पार्क्स के बारे में। देखो ईरान में 30 से ज्यादा 30+ नेशनल पार्क्स हैं। ये ज्यादातर अल्बोरोस माउंटेन्स वाले रीजन में ही है, कैस्पियन रीजन में ही है, या सेंट्रल डेजर्ट्स में है। ठीक है, इन 3 जगहों पे कंसेंट्रेटेड है ईरान के मोस्टली नेशनल पार्क्स। ईरान में वैसे तो 30+ नेशनल पार्क्स हैं, पर अपन कुछ मेन नेशनल पार्क्स देख सकते हैं जहां से सवाल आ सकता है। एक है गोलिस्तान नेशनल पार्क, ये ईरान का सबसे पुराना और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये ईरान के नॉर्थ ईस्ट रीजन में पड़ता है, यहाँ पे काफी डाइवर्स फौना और फ्लोरा है। फिर खोजर नेशनल पार्क है, ये तेहरान के पास ही है, ये ये भी बहुत पुराना प्रोटेक्टेड एरिया है। फिर आता है लार नेशनल पार्क, ये माउंट दमावंड में के फुट हिल पे है। तो आपको यहाँ से स्लाइड से क्या याद रखना है, माउंट दमावंद कहाँ है, ईरान में है। ठीक है, कविर नेशनल पार्क, इसको लिटिल अफ्रीका कहा जाता है। ये सवाल आ जाएगा कि ईरान का कौन सा नेशनल पार्क है जिसको लिटिल अफ्रीका कहा जाता है, वो है काविर नेशनल पार्क। फिर है टंडरे नेशनल पार्क, ये एक माउंटेनियस बायोडाइवर्सिटी रिच पार्क है तुर्कमेनिस्तान की बॉर्डर के पास। फिर आता है उर्मिया लेक नेशनल पार्क, ये उर्मिया लेक के आसपास ही है, ये हाइपर सेलाइन लेक है, उसके आसपास पड़ता है। प्रोटेक्टिंग द वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइपर सेलाइन लेक। ठीक है, अब आपको देखो क्या क्या याद रखना है स्लाइड से। ईरान में 30 से ज्यादा नेशनल पार्क है, ये याद नहीं रखना। आपको याद रखना है गोलिस्तान नेशनल पार्क ईरान में है, खोजेर नेशनल पार्क ईरान में है, लार नेशनल पार्क ईरान में है, माउंट डमावंड ईरान में है, कावेर नेशनल पार्क जिसे लिटिल अफ्रीका कहा जाता है वो ईरान में है, टांड्रे नेशनल पार्क ये भी ईरान में है, उर्मिया लेक नेशनल पार्क तो आप उर्मिया लेक से याद ही रखेंगे, ईरान में है। देखो नेशनल पार्क के नाम याद रख लेना, बाकी सब ज्यादा डिटेल्स याद रहे ना रहे, कम से कम नाम तो याद रहने चाहिए। जैसे गोलिस्तान नेशनल पार्क हो गया, खोजर नेशनल पार्क हो गया, लार नेशनल पार्क, कवेर नेशनल पार्क, टोंड्रे नेशनल पार्क, उर्मिया लेक नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है। और एक माउंट डमावंड, ये भी ईरान में है, लार नेशनल पार्क में ही पड़ता है। माउंट डमावंड ईरान में है। ईरान का एक नेशनल पार्क जिसे लिटिल अफ्रीका कहा जाता है वो है कावेर नेशनल पार्क।
देखो कहीं से भी सवाल बना सकते हैं, डायरेक्टली लड़ाई से तो सवाल बनाएगा नहीं यूपीएससी। तो नेशनल पार्क कौन कौन से याद रखने हैं? गोलिस्तान नेशनल पार्क, खोजर नेशनल पार्क, लार नेशनल पार्क, कावेर नेशनल पार्क, टोंड्रे नेशनल पार्क, उर्मिया लेक नेशनल पार्क। थोड़ा अपन ईरान के लोगों के बारे में भी देख लेते हैं कि ईरान के लोग कौन होते हैं, क्या होते हैं। देखो ज्यादातर तो पर्शियन आइडेंटिटी से ही डोमिनेटेड है, एथनिक ग्रुप्स हैं। पर्शियन एक एथनिक ग्रुप है, अजर्स, कुर्द, लुर, बलोच, तुर्कमेन, अरब। देखो बलोचिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है ईरान, तो बलोच लोग भी रहते हैं, तुर्कमेन, अरब, ये सब रहते हैं। यहाँ पे नोमैडिक सेमी नोमैडिक ट्राइब्स भी काफी सारी रहती है, जैसे काशकाई, शहशवान। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। ईरान इज हाईली डाइवर्स नेशन विद ओवर 20 डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप्स डोमिनेटेड बाय पर्शियंस। ईरान में आज भी मेजोरिटी कौन है? पर्शियंस ही हैं, बट फीचरिंग सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ अजेर्स, कुर्द्स, लुर्स, बलोच, तुर्कमेन, अरब। देखो एक बार यूपीएससी क्या करता है, ट्राइब से सवाल पूछ लेता है, तो आपको ट्राइब्स याद रखनी है ईरान की। अजेर, कुर्द, लुर, बलोच, तुर्कमेन, अरब्स। ठीक है, कस्कई, शहसवान, ये बहुत कॉम्प्लेक्स से नाम है, याद नहीं हो रहे, प्रोनाउंस नहीं हो रहे, पर रखने हैं, क्या करे, यूपीएससी सवाल पूछ लेता है। इनके नोमैडिक ट्राइब्स देख लेते हैं पहले। खशकई, a powerful tribal confederation in southwestern Iran, mostly known for their nomadic lifestyles and traditional handicrafts. Sahaswan, a nomadic tribe largely settled near Arbadil, Dagestan, Moghan, historically acting as protectors of the northern borders. देखो जो नॉर्थ में रहते हैं सहसवान, ये पहले के जमाने में प्रोटेक्टर्स का काम करते थे। ठीक है, दहशान मुगान में रहते हैं ये। ठीक है, ये जगहों के याद रखने हैं, कब कहाँ कौन सा बम पड़ा हो, यूपीएससी ने ध्यान दे दिया उस बम पड़ने पे, मिसाइल पड़ने पे। अरदबिल रीजन कहाँ है? ईरान में है। दहस्तह मुगान रीजन कहाँ है? ईरान में है। दिमाग में दो तीन बार पढ़ लो, दिमाग में सेटल हो जाता है, पेपर में आएगा ना, आप कूल रह के पेपर करोगे, आपके स्ट्राइक कर जाएगा। फिर खामेश करके भी हैं, अफशार एक, जिलबश करके भी हैं। ये कुछ कुछ छोटी छोटी ट्राइब्स हैं। मेजरली आपको ट्राइब्स याद रखनी है, खशकई और सहसवान। खशकई और सहसवान क्या है? ईरान की नोमैडिक ट्राइब हैं। खशकई और सहसवान क्या है? ईरान की नोमैडिक ट्राइब्स हैं। ठीक है, ये सब याद रखना है आपको इस स्लाइड में से। अब बाकी एथनिक ग्रुप्स देख लेते हैं। पर्शियंस, जिसे फर्स भी कहा जाता है, फर्स, फारस। ठीक है, ये प्रिडोमिनेंट ग्रुप है, 61% ऑफ द पॉपुलेशन ईरान की पर्शियंस ही है। उसके बाद लार्जेस्ट माइनॉरिटी ग्रुप है अजरबैजानीज, जिसे अजेरिस भी कहा जाता है। यूपीएससी पूछ लेगा अजरिस, कुर्द, लुर कहाँ का है ट्राइबल ग्रुप? ईरान के हैं। The largest minority group concentrated in the northwest, comprising nearly 16% of the population. देखो ईरान की 16% पॉपुलेशन है, अजरबैजान के पास ही पड़ते हैं। कुर्द, कुर्द कुर्दिस्तान वाले रीजन में रहते हैं, 10% ऑफ द पॉपुलेशन है कुर्दिस्तान की, ये बात भी आपको याद रखनी है। लोर्स, अ सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन लिविंग इन द लोरिस्तान रीजन। लोर कहाँ रहते हैं? लोरिस्तान में रहते हैं, ईरान में रहते हैं, ये याद रखना है। बलोच, देखो बलोच ट्राइब्स कहाँ रहती है? बलूचिस्तान के आसपास रहती हैं, पर ईरान में भी सिग्निफिकेंट नंबर पे रहते हैं बलोच। तुर्कमेन रहते हैं। ठीक है, अरब भी रहते हैं, ये सब आपको याद रखना है। गिलाकी और मजंदारी, ये लोग भी रहते हैं। ये क्या है? ये कुछ कुछ लैंग्वेजेस हैं, इनकी भी अलग लैंग्वेजेस हैं। तो आपको मेजर एथनिक ग्रुप्स कौन कौन से याद रखने हैं स्लाइड में से? पर्शियंस, अजरबैजानीज। देखो पर्शियंस को फारस भी कहा जाता है, अजरबैजानीज को अजरिस भी कहा जाता है। और कुर्द रहते हैं, लुर रहते हैं, बलोच रहते हैं, तुर्कमेन रहते हैं, अरब रहते हैं। ये सारी एथनिक ग्रुप्स हैं। कहाँ रहते हैं ये सारी एथनिक ग्रुप्स? ये सारी एथनिक ग्रुप्स रहती हैं ईरान में। देखो नेपाल के, म्यांमार के, बांग्लादेश के एथनिक ग्रुप्स पे तो सवाल पूछ चुका है यूपीएससी, इस बार ईरान पे पूछ लेगा, तो याद रखना है पर्शियंस, अजर्स, कोर्स, लोर्स, बलोच, तुर्कमेन, अरब, गिलाकी, मजंदारी। गिलाकी, मजंदारी, ये सब कहाँ रहते हैं? ईरान में रहते हैं। नोट्स में लिखते जाओ, बार बार पढ़ते जाओ, और कोई तरीका नहीं है याद रखने का। लैंग्वेजेस कौन कौन सी बोली जाती हैं ईरान में? देखो ईरान में की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है पर्शियन। ठीक है, पर्शियन अरेबिक लैंग्वेज नहीं है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है। आपको यूपीएससी स्टेटमेंट बना देगा कि पर्शियन क्या अरेबिक लैंग्वेज है, आप लोगों को लग सकता है, पर पर्शियन अरेबिक लैंग्वेज नहीं है। पर्शियन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। पर्शियन को ही फारसी भी कहा जाता है। ठीक है,
70 मिलियन के करीब लोग, आज भी 7 करोड़ लोग भी पर्शियन ही बोलते हैं ईरान में। काफी डोमिनेंट लैंग्वेज है। इसकी जो हिस्ट्री है ना, ये बहुत पुरानी लैंग्वेज है। ये 400 बीसी में बनी थी, फिर ये धीरे धीरे मॉडर्न होती गई। इसकी काफी सारी वेराइटीज भी हैं। While Farsi is used in Iran, the same language is known as Dari in Afghanistan and Tajiki in Tajikistan. देखो, पर्शियन को अफगानिस्तान में डारी कहा जाता है, तजिकिस्तान में तजिकी कहा जाता है। थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है, पर पर्शियन को डारी भी कहा जाता है। ये भी एक सवाल है यूपीएससी का कि पर्शियन को अफगानिस्तान में डारी कहा जाता है, पर्शियन को तजिकिस्तान में तजिकी कहा जाता है। ये बात भी याद रखनी है। इनकी जो स्क्रिप्ट होती है ना, ये एक तरीके से अरेबिक अल्फाबेट से ही मिलती जुलती होती है। ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अरेबिक अल्फाबेट से बनी है इनकी स्क्रिप्ट। किसकी स्क्रिप्ट? पर्शियन की। और देखो, ईरान में कुछ और लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं, जैसे अजरबैजानी हो गई, कुर्दिश हो गई, लूरी हो गई, गिलाकी हो गई, बलोची हो गई, मजंदारी हो गई। देखो, अपन ने जो जो ट्राइब पढ़ी थी ना, एथनिसिटी पढ़ी थी, बस उन्हीं से नी नी लगा दो, एक एक लैंग्वेज बन गई उनकी। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। एथनिसिटी जरूर याद रखना, जिससे अपने लैंग्वेज वाले सवाल भी सही हो रहे हैं। जैसे बलोच से बलूची हो गई, गिलक से गिलकी हो गई, लूर से लूरी हो गई। ठीक है, तो एथनिसिटी याद रखोगे तो लैंग्वेज वाले सवाल भी सही हो जाएंगे। एक बार रीड कर लेते हैं जल्दी से। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ईरान इज पर्शियन, नोन लोकली एज फारसी। इट इज एन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, नॉट अरेबिक। ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है। पर्शियन अरेबिक लैंग्वेज नहीं है, पर्शियन अरेबिक लैंग्वेज नहीं है। पर्शियन क्या है? पर्शियन इंडो यूरोपियन, इंडो ईरानियन लैंग्वेज है, and is spoken by over 70 million people as their first language, serving as the medium for government, education, and media. Family, part of the Iranian branch of the Indo-Iranian subfamily of Indo-European languages. देखो, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस है, उसकी एक पार्ट है इंडो ईरानियन फैमिली, उसी में आती है पर्शियन। द लैंग्वेज इज क्लासिफाइड इनटू ओल्ड, मिडिल एंड न्यू पर्शियन। देखो, तीन तीन टाइम पीरियड में मॉडर्न होती है। हर लैंग्वेज क्या होती है? इवॉल्व होती रहती है। वैसे ही पर्शियन भी हुई है। देखो, while Farsi is used in Iran, the same language is known as Dari in Afghanistan. ये बहुत जरूरी याद रखना है कि डारी कहते हैं पर्शियन को, फारसी को डारी कहते हैं अफगानिस्तान में, तजिकी कहते हैं तजिकिस्तान में, थोड़े बहुत अंतर के साथ। ठीक है, ये इनकी स्क्रिप्ट कैसी है? इनकी स्क्रिप्ट तो अरेबिक अल्फाबेट से ही बनी होती है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके। और जो लैंग्वेजेस है जो बोली जाती है, वो अजरबैजानी हो गई, टर्किश हो गई, कुर्दिश, लूरी, मजंदारिनी, फिर गिलक, बलोची। इस स्लाइड से आपको क्या क्या याद रखना है? फारसी क्या है? पर्शियन क्या है? ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, अरेबिक लैंग्वेज नहीं है। ये बहुत पुरानी लैंग्वेज है, बिफोर क्राइस्ट से चलती आ रही है, सफा मतलब ये अचमेनिड एम्पायर के टाइम से चलती आ रही है। ठीक है, फारसी को ही डारी कहा जाता है अफगानिस्तान में, तजिकी कहा जाता है तजिकिस्तान में। इनकी जो स्क्रिप्ट होती है, ये अल्फाबेट यूज करते हैं अरेबिक। फारसी वाले अरेबिक अल्फाबेट ही यूज करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। बोल देंगे इनकी अलग से स्क्रिप्ट है, नहीं, अरेबिक अल्फाबेट ही यूज करते हैं। और जो जो अपने एथनिसिटी पढ़ी थी ना ईरान की, उन्हीं से मिलती जुलती और लैंग्वेजेस भी हैं ईरान की। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन देखेंगे पारसीस के बारे में। देखो, पारसी ना इंडिया के एक बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट रिलीजन वाले लोग हैं। ये ज्यादातर गुजरात और महाराष्ट्र में ही कंसेंट्रेटेड हैं, पर ग्लोबली मतलब इंडिया के लेवल पे ये बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे रतन टाटा जी, ये भी पारसी थे। फिर जैसे साइरस पूनावाला, ये भी पारसी हैं। और फ्रीडम स्ट्रगल में भी पारसियों का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए हैं, और फिरोज शाह मेहता हो गए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है इन्होंने। तो अपन देख लेते हैं। देखो, पारसीस को ना जोरास्ट्रियन बोला जाता है। पारसी तो कम्युनिटी है, इनका रिलीजन है जोरास्ट्रियन। ये कहाँ पे बने थे, मतलब इनका ओरिजिन कहाँ से है? इनका ओरिजिन एंशिएंट ईरान से है। फिर ये धीरे धीरे इंडिया आ गए थे, फिर इंडिया में ही आज ये मैक्सिमम पॉपुलेशन में बचे हैं। और इंडिया में भी इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, वो अपन आगे देखेंगे। द पारसी कम्युनिटी इज अ स्मॉल, हाईली इन्फ्लुएंशियल जोरास्ट्रियन ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी थोड़े बहुत हैं। द डिसेंडेंट from Persian refugee who migrated to Gujarat between the 8th and 10th century to escape religious persecution. देखो, पारस में ही पारसियों का एग्जीक्यूशन परसिक्यूशन हो रहा था, तो उनको सेफर साइड इंडिया लगी, तो इंडिया आ गए। नोन फॉर ब्लेंडिंग इनटू इंडियन सोसाइटी, दे हैव मेड मेजर कंट्रीब्यूशंस टू इंडस्ट्री, एजुकेशन एंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इंडस्ट्री में रतन टाटा, मतलब टाटा फैमिली कितनी बड़ी है।
फिर एजुकेशन में आप देख सकते हो काफी रहे हैं। फिर इंडिपेंडेंस मूवमेंट में तो बहुत रहे, फिरोज शाह मेहता हो गए, दारा भाई नौरोजी हो गए, ठीक है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दारा भाई नौरोजी। पारसी मीन्स पर्शियन, रेफरिंग टू द ओरिजिन्स और इन एंशिएंट ईरान। नाम है पर्शिया से है, पर्शियन है इसलिए पारसी है। फॉलोइंग द प्रॉफिट जोरास्टर। देखो जोरास्ट्रियन वो होते हैं जो जोरास्टर प्रॉफिट को मानते हैं, जो प्रॉफिट जोरास्टर को मानते हैं उन्हें जोरास्ट्रियन कहा जाता है। तो पारसियों से रिलेटेड है प्रॉफिट जोरास्टर, ये भी याद रखना है। ईरान से रिलेटेड है, ये भी याद रखना है। देखो पारसी कम्युनिटी के कोर बिलीफ्स क्या होते हैं? फायर, गुड थॉट्स वर्ड्स एंड डीड्स और एनवायरमेंटल हार्मनी। ठीक है, कोर बिलीफ यही है कि फायर में बहुत ज्यादा मानते हैं ये लोग, होली फायर वगैरह में। गुड थॉट्स वर्ड्स एंड डीड्स, एनवायरमेंट की हार्मनी में मानते हैं कि पर्यावरण की रक्षा करें, अच्छे विचार रखें, अच्छे शब्द रखें, अच्छे कार्य रखें, और अग्नि में मानते हैं। ठीक है, कोर बिलीफ्स रिफ्लेक्टेड इन रिचुअल्स। फायर considered as a medium of purification and light, never to be extinguished in temples। जो इनके फायर टेम्पल्स होते हैं ना, पारसी कम्युनिटी के टेम्पल्स को फायर टेम्पल भी कहा जाता है। यहाँ पे आग को कभी, ज्योति को कभी बुझने नहीं दिया जाता, अखंड ज्योति होती है यहाँ पे। गुड थॉट्स वर्ड्स एंड डीड्स, द फंडामेंटल मोटो गवर्निंग लाइफ। एनवायरमेंटल हार्मनी, ट्रेडिशनली डिस्पोजिंग ऑफ द डेड टू अवॉइड पॉइजनिंग नेचर। देखो इनमें क्या होता है, टावर ऑफ साइलेंस होता है पारसी कम्युनिटी में। ये बहुत बड़ा टावर बना देते हैं, उसके बीच में ये जाके रख लेते हैं डेड बॉडीज। टावर ऑफ साइलेंस करके एक बिल्डिंग होती है जहाँ पे ये इनकी यहाँ जो डेथ हो जाती है ना, तो ये डेड बॉडी को ले जाके वहां पे रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? जिससे वल्चर्स आके खा लें, वल्चर्स का भी भला होए, पेट भरे, और देखो अंतिम संस्कार में लकड़ी वकड़ी वेस्ट ना होए, ऐसा इनका थॉट होता है। पर आजकल क्या हो रहा है, वल्चर्स की बहुत ज्यादा कमी हो गई, वल्चर्स नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिकल मेथड्स पे भी आ रहे हैं डेथ के बाद वाले में। तो ये सब है पॉइजनिंग नेचर की, मतलब हम जमीन में गाड़ दें, जमीन वो हो जाए, खराब हो जाए, ये सब मानते हैं ये लोग ऐसा। तो अपने को क्या क्या याद रखना है? पारसी कम्युनिटी बहुत कहाँ की है? पर्शियन है, प्रॉफिट जोरास्टर में मानते हैं। इनके कोर बिलीफ्स क्या है? फायर, गुड थॉट वर्ड्स एंड डीड्स और एनवायरमेंटल हार्मनी, ये सब ध्यान में रखना। इनके कुछ रिचुअल्स होते हैं। नवजोत, देखो नवजोत क्या होता है, जो बच्चे होते हैं ना उन्हें फेट में ये एंट्री दिए जाते हैं। सैक्रेड शर्ट पहनाया जाता है जिसे सुधरे बोलते हैं। एक सैक्रेड थ्रेड पहनाया जाता है, जैसे जनेऊ पहनाते हैं ना हिंदुओं में, वैसे इनको कुश्ती नाम का थ्रेड पहनाया जाता है। तो आपको क्या क्या याद रखना है? सुधरे और कुश्ती, ये नवजोत से रिलेटेड है। नवजोत क्या होता है? पारसी कम्युनिटी का एक रिचुअल है। फिर इनकी वेडिंग को लगन कहा जाता है। ठीक है, इनके फ्यूनरल को दोख मिनाशिनी कहा जाता है। ये टावर ऑफ साइलेंस में होती है, मैंने आपको बता दिया। टावर ऑफ साइलेंस किससे रिलेटेड है? पारसी कम्युनिटी से रिलेटेड है, जोरास्ट्रियन से रिलेटेड है, ये याद रखना है। इनका जो न्यू ईयर होता है इसे ये नवरोज कहा जाता है। फायर टेम्पल किस कम्युनिटी के होते हैं? पारसी कम्युनिटी के फायर टेम्पल होते हैं। ठीक है, ये चंदन वंदन लोबान वगैरह जलाते हैं, ये सब बात है। देखो ये रीड करने की कोई जरूरत नहीं है, हर रिचुअल सिरे सिरे याद रख लेना। नवजोत क्या है? नवजोत होता है पारसी कम्युनिटी जब चिल्ड्रन को अपने फेथ में इनिशिएट कर रहे होते हैं, उसे बोला जाता है, अपने फेथ में जोड़ा जाता है। जैसे पारसी कम्युनिटी क्या करती है, इन्हें पारसी बना रहे हैं, जोरास्ट्रिशियन रिलीजन में इनका एंट्री दे रहे हैं, उसे बोला जाता है नवजोत। सुधरे एक शर्ट पहनाई जाती है, कुश्ती नाम का थ्रेड पहनाया जाता है। इनकी शादी को ये लोग लगन कहते हैं। इनके फ्यूनरल को ये लोग दोष मिनाशिनी कहते हैं। नवरोज इनका न्यू ईयर फेस्टिवल होता है, मार्च वगैरह में होता है। ठीक है, सुधरे और कुश्ती नवजोत से रिलेटेड है, पारसियों की जोरास्ट्रियन में एंट्री से रिलेटेड है। ठीक है, याद रखना। नवरोज क्या होता है? देखो ये एक सवाल आ सकता है, नवरोज क्या होता है? नवरोज एक पारसी फेस्टिवल होता है, पारसियों का न्यू ईयर होता है। ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स में पड़ता है। इक्विनॉक्स वो होता है जब दिन और रात सेम ड्यूरेशन के होते हैं। देखो गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, सर्दियों में रात बड़े होते हैं। तो इक्विनॉक्स होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ये एक स्प्रिंग होता है, इक्विनॉक्स होता है एक ऑटम इक्विनॉक्स होता है। इसमें दिन और रात की ड्यूरेशन बराबर होती है। तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स को नवरोज मनाया जाता है। ये न्यू ईयर होता है पारसी कम्युनिटी का। यहीं से शुरू होता है जोरास्ट्रियन कैलेंडर। पारसी लोग कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं? इनका खुद का कैलेंडर है जोरास्ट्रियन कैलेंडर, ये उसे यूज करते हैं। ठीक है, और जोरास्ट्रियन की जो होती है ना, ये भी बहुत अच्छे से मनाते हैं ये। एक बार रीड कर लेते हैं। नवरोज मीनिंग न्यू डे, इज द नवरोज नया रोज, तो न्यू डे है, इज द पारसी न्यू ईयर सेलिब्रेटिंग द स्प्रिंग इक्विनॉक्स।
and the beginning of the Zoroastrian calendar. It symbolizes renewal, prosperity, and the triumph of light. बाकी पारसी लोग अच्छे से मनाते हैं, वो देख लेना। नवरोज कब मनाते हैं? स्प्रिंग इक्विनॉक्स पे मनाते हैं, ज़ोरास्ट्रियन कैलेंडर स्टार्ट हो रहा है, न्यू ईयर है ये पारसी कम्युनिटी का, ये बात याद रखनी है। फिर देख लेते हैं सेकंड पॉइंट, रूटेड इन द एंशिएंट पर्शियन ट्रेडिशन द ज़ोरास्ट्रियनिज्म, इट सेलिब्रेट्स द रीबर्थ ऑफ नेचर, ट्रेडिशनली लिंक्ड ऑफ किंग जमशेद ऑफ पर्शिया। देखो जमशेद जी टाटा थे ना, तो जमशेद एक किंग भी हुआ करते थे पर्शिया के, उनसे भी लिंक्ड है नवरोज फेस्टिवल। ये रीबर्थ ऑफ नेचर है, स्प्रिंग में नए पत्ते आते हैं, नई फसल आती है, तो रीबर्थ हो रहा है, सर्दियों के बाद नई वातावरण हो रहा है, इसलिए रीबर्थ ऑफ नेचर कहते हैं इसे। देखो इंडिया में मनाना कब से शुरू करा गया था? दिल्ली सल्तनत में मनाना कब से शुरू करा गया था नवरोज? तो आपको याद रखना है, घियासुद्दीन बलबन हुआ करते थे स्लेव डायनेस्टी के, उन्होंने सबसे पहले मनाया था नवरोज दिल्ली सल्तनत ने। ये हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये जो घियासुद्दीन बलबन हुआ करते थे ना, इन्होंने कुछ कुछ पर्शियन कस्टम्स भी अपने कोर्ट में शामिल करे थे, जैसे सजदा और पाइबोस। सजदा क्या होता है? ऐसे करना नवाब के आगे। पाइबोस होता है कि नवाब के पैर चूमना, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा हिस्ट्री का अच्छा सवाल है कि दिल्ली सल्तनत में नवरोज मनाना किसके टाइम पीरियड में शुरू करा गया था? वो करा गया था घियासुद्दीन बलबन के। Navroz was started celebrating in Delhi Sultanate in regime of Ghiyasuddin Balban of slave dynasty. Balban adopted elaborate Persian customs and ceremonies including sajda and paibos. ठीक है, सजदा पाइबोस भी पर्शियन कस्टम्स हैं, ये याद रखना है। यूपीएससी ऑलरेडी सवाल बना चुकी है सजदा पे पाइबोस पे, ये पर्शियन कस्टम है, ये भी याद रखना है। नवरोज मनाना दिल्ली सल्तनत में घियासुद्दीन बलबन ने शुरू करा था, जो स्लेव डायनेस्टी के थे, ये भी याद रखना है। फिर एक आती है, देखो पारसीस ना बहुत कम है इंडिया में, और कम है वो और कम होते जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि पारसी लोग ना, देखो 30% ऑफ द पारसीस तो शादी नहीं कर रहे, फिर जो 30% है वो 60 साल से ज्यादा है, फिर जो 30% है वो बच्चा नहीं करना चाह रहे। तो पारसियों की जो है ना टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 1% से भी कम हो गई है, वो मतलब 0.8 हो गई है। आइडियली टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 होनी चाहिए, जिससे पॉपुलेशन मेंटेन रहे, पर पारसियों की टोटल फर्टिलिटी रेट हो गई है 0.8, यानी पारसी बहुत कम होते जा रहे हैं। अब आप बोलोगे अच्छा है ना पॉपुलेशन कम हो रही है, देखो पॉपुलेशन कभी भी बुरी चीज नहीं होती, पॉपुलेशन होता है एक एसेट। तो और पारसी कम्युनिटी बहुत ज्यादा एजुकेटेड कम्युनिटी है, इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है, बिजनेस माइंडेड है, बहुत ज्यादा बिजनेस ओन करते हैं, तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं लोगों के लिए। तो देश की तरक्की रुक जाएगी अगर पारसी लोग कम हो गए, इसलिए सरकार लाई है, सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स लाया है एक जियो पारसी स्कीम, जिससे पारसियों की पॉपुलेशन मेंटेन रखी जाए। अब कैसे मेंटेन रखेंगे? देखो इनको एडवोकेसी करी जाएगी, इनको समझाया जाएगा कि परिवार बढ़ाएं, बाल बच्चे करें, फिर इनकी कम्युनिटी हेल्थ को भी इम्प्रूव करा जाएगा, और मेडिकल असिस्टेंस भी लिया जाएगा रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट के लिए आईवीएफ वगैरह के थ्रू, ठीक है। और क्रैश फैसिलिटी देंगे सरकार, ओल्ड एज होम मतलब बनाए जाएंगे, मतलब प्रॉपरली गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, जिससे पारसी लोग अपनी पॉपुलेशन मेंटेन कर सके और देश की तरक्की में साथ देते रहें। जियो पारसी स्कीम की मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सारा पैसा केंद्र सरकार देगी। जियो पारसी स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑब्जेक्टिव to arrest the declining trend of Parsi population by adopting a scientific protocol and structured interventions. Total fertility rate of Parsi community has reached below 1, 0.8 तक पहुंच गई है, जो ideally 2.1 होनी चाहिए। 31% of Parsis are over the age of 60 years and more than 30% Parsis are never married. जियो पारसी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स प्लस परजोर फाउंडेशन, ये भी परजोर फाउंडेशन क्या है? ये भी एक एनजीओ है, पारसी ओन्ड एनजीओ है, तो इनको भी लिया गया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस भी हेल्प करते हैं, वो भी पारसी एनजीओ ही एक टाइप का। This scheme comprises of three components: advocacy, health of the community, medical assistance for assisted reproductive treatment. देखो कोई भी हेल्थ इश्यूज हो उसको सॉल्व करने के लिए है। जियो पारसी स्कीम, इस स्लाइड से आपको क्या क्या याद रखना है? जियो पारसी स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दे देंगे नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की। ये बोल देंगे कि जियो पारसी स्कीम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 होनी चाहिए आइडियली, ये भी आप याद रखें, यहाँ से इनकी 0.8 हो गई है। इसके साथ साथ परजोर फाउंडेशन भी हेल्प कर रहा है, ये भी याद रखना है। फिर आपको याद रखना है क्या कंपोनेंट्स है, एडवोकेसी, हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी और मेडिकल असिस्टेंस।
ये क्या क्रैश फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे, सीनियर सिटीजन ऑनरेरियम भी प्रोवाइड करेंगे। देखो अगर आप बहुत ओल्ड एज में बच्चे पैदा करेंगे तो आपको थोड़ा आर्थिक संकट हो सकता है, तो आपको सीनियर सिटीजन्स को ऑनर करने के लिए पैसे भी देंगे, चाइल्ड केयर असिस्टेंस भी देंगे। अगर आप बहुत एज में पेरेंट्स बन रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा टफ हो जाता है अपब्रिंगिंग करना, तो चाइल्ड केयर असिस्टेंस भी दिया जाएगा एल्डरली कपल्स को, क्रैश फैसिलिटी भी दी जाएगी वर्किंग कपल के लिए। ठीक है, ये कैसे है, ये पोर्टल बना दिया गया है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी है, एक तो आईवीएफ है और आईसीएसएफ है, आईसीएसजे है। देखो ये भी याद रख लो, आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इनवर्टो फर्टिलाइजेशन होता है आईवीएफ का फुल फॉर्म, और आईसीएसजे का होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये दोनों होती हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, और काफी सारी असिस्टेंस भी दी जाएगी, और फर्टिलिटी इश्यूज को टैकल करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाएगी। इस स्लाइड से आपको क्या क्या याद रखना है कि आईवीएफ और आईसीएसजे इसमें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का काम करेगा, और ये एक पोर्टल है जहां से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, क्रैच फैसिलिटी है, एल्डरली असिस्टेंस वगैरह भी दिया जाएगा। ठीक है, देखो पॉपुलेशन बढ़ानी बहुत जरूरी है पारसीज की, क्योंकि पॉपुलेशन होती है एक एसेट, एजुकेटेड लोगों की तो बिल्कुल एसेट होती है पॉपुलेशन। अब अपन आ जाते हैं ईरान के साथ अपन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं बड़े लेवल पे। ब्रिक्स आप जानते हैं, ब्रिक्स में कौन कौन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसीलिए ब्रिक्स का नाम बना था। ये एक जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक ब्लॉक है, इसको ना भी कुछ टाइम पहले ही एक्सटेंड करा गया है। अभी तक इसमें 5 मेंबर्स हुआ करते थे, अब इसमें 10 मेंबर्स हो गए हैं, मतलब 5 और मेंबर्स ऐड करे गए हैं। उन 5 मेंबर्स में से एक मेंबर ईरान भी है, इसलिए ब्रिक्स पढ़ना भी जरूरी हो गया। ठीक है, देखो कैसे टॉपिक्स बढ़ते जा रहे हैं पढ़ने वाले। कौन 5 देश जो ज्वाइन करे गए हैं ब्रिक्स में अभी रिसेंटली, वो हैं इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया। देखो पहले बात चल रही थी कि सऊदी अरेबिया को अपन ब्रिक्स का मेंबर बनाएंगे, पर वहां पे कुछ कुछ दिक्कतें हो गई तो अपन ने इंडोनेशिया को ऐड कर लिया ब्रिक्स में। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं। ब्रिक्स इज अ मेजर जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ब्लॉक कंप्राइजिंग एमर्जिंग इकोनॉमीज, ओरिजिनली Brazil, Russia, India, China, and South Africa. As of the early 2026, BRICS has expanded beyond its original 5 members to include Brazil, Russia, India, China, South Africa, Egypt, Ethiopia, Iran, and UAE and Indonesia. देखो अभी तक 5 देश हुआ करते थे ब्रिक्स में, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब इन्होंने 5 और देश ऐड कर लिए, अब ब्रिक्स में टोटल 10 मेंबर्स हो गए हैं। कौन है वो 5 देश जिन्हें ऐड करा गया, वो है इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया। अब देखो, अब ध्यान से देखो, ईरान और यूएई में तो वॉर हो गई, तो अब ब्रिक्स में ये साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये बात भी देखने की हो गई। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग ओवर 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 37% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। देखो एक इकोनॉमिक ब्लॉक है G7, G7 को देखते हुए ही जो कंट्रीज G7 में नहीं थे ना, उन्होंने ब्रिक्स बनाया था, और अब ये ब्रिक्स को ही एक्सपैंड कर रहे हैं, G7 से भी ज्यादा पावरफुल बनाना चाह रहे हैं वक्त के साथ साथ। तो यही खेल है, देख लो ध्यान से। इट फोकसेस ऑन एनहांसिंग इकोनॉमिक कॉपरेशन, फॉस्टरिंग अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। देखो अभी तक क्या होता था, बाइपोलर वर्ल्ड था, रशिया और यूएसए के बीच में ही पावर रहती थी। इन्होंने चाहा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाएंगे, रिड्यूस करेंगे डिपेंडेंस ऑन द डॉलर, यूएसए को इकोनॉमिकली कमजोर करेंगे, पर कहाँ हो रहा है वो। ठीक है, डॉलर के अगेंस्ट ही है ये ब्लॉक, इसलिए भी पढ़ना जरूरी है अभी। और ईरान मेंबर है, और इसके 2 मेंबर ही लड़ रहे हैं आपस में, तो और जरूरी हो गया ब्रिक्स पढ़ना। ब्रिक्स कॉपरेशन इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड 3 कोर पिलर्स। देखो ब्रिक्स के 3 कोर पिलर्स हैं, वो याद रखने ही हैं आपको। पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कॉपरेशन, पीपल टू पीपल एंड कल्चरल एक्सचेंजेस। क्या है, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, पीपल टू पीपल एंड कल्चरल एक्सचेंजेस, ये 3 पिलर हैं ब्रिक्स के। देखो इस स्लाइड से आपको क्या क्या याद रखना है। ब्रिक्स में अब कितने मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं। कौन है वो 10 मेंबर, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो 5 इनिशियल मेंबर्स थे। जो 5 नए मेंबर्स ऐड करे गए हैं वो हैं इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया। ये कंफ्यूज कर सकते हैं, इंडोनेशिया की जगह सऊदी अरेबिया डाल देंगे, क्योंकि पहले सऊदी अरेबिया को लेने की बात चल रही थी, पर सऊदी अरेबिया नहीं है, इंडोनेशिया है। ठीक है, ईरान यूएई में लड़ाई चल रही है, दोनों मेंबर हैं, आपको याद रखना है ये बात। 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन आती है ब्रिक्स नेशंस में, 37% ग्लोबल जीडीपी आती है। ठीक है, ब्रिक्स क्या है, जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक ब्लॉक है। ब्रिक्स के 3 कोर पिलर्स कौन से हैं, ये आपको याद रखना है स्लाइड से। ठीक है,
फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कॉपरेशन से रिलेटेड क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस डेवलपमेंट्स है ब्रिक्स में? एक तो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया है, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट बनाया है, लोकल करेंसी ट्रेड बनाया है, ब्रिक्स पे बनाया है, ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज प्रोग्राम बनाया है। ये ब्रिक्स के 5 क्या हैं, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कॉपरेशन से रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं। ये पांचों इनिशिएटिव्स आपको होने चाहिए याद। सीधा सवाल आ जाएगा, ब्रिक्स के इकोनॉमिक कॉपरेशन इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं? ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। देखो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, एनडीबी का हेडक्वार्टर पूछ लेंगे, शंघाई में है। इट फंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन ब्रिक्स एंड अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज। Contingent reserve arrangement, a framework aimed at providing protection against global liquidity pressures including currency crisis। देखो क्या है ब्रिक्स का, इन्होंने एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया है जिससे ये अपने मेंबर्स को और बाकी देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के लिए फंड करते रहें। ठीक है, इमर्जिंग इकोनॉमीज को। कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट क्या है कि ग्लोबल लिक्विडिटी प्रेशर्स में, करेंसी क्राइसिस में इसके जो मेंबर्स है ना ब्रिक्स के, ये परेशान ना हो। ये डॉलर की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए लोकल करेंसी ट्रेड प्रमोट करते हैं। प्रमोटिंग द सेटलमेंट ऑफ ट्रेड इन लोकल करेंसीज टू स्ट्रेंथन इकोनॉमीज सोवरेनिटी एंड रिड्यूस डॉलर डिपेंडेंसी। इंडिया और रशिया के बीच में रुपए रूबल एग्रीमेंट भी इसी का पार्ट है। फिर ये जॉइंट पेमेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं, जैसे स्विफ्ट सिस्टम है ना, ये वैसे ही ब्रिक्स पे बनाना चाहते हैं। एन इनिशिएटिव टू डेवलप अ जॉइंट पेमेंट सिस्टम फॉर सीमलेस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। साथ ही साथ ये फूड सिक्योरिटी पे भी ध्यान देना चाहते हैं, एग्रीकल्चर ट्रेड को भी स्टेबलाइज करना चाहते हैं, इसलिए ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज भी बनाया गया है। ब्रिक्स के ये पांचों इनिशिएटिव जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कॉपरेशन से है, ये आपको रखने हैं याद। फिर आता है पॉलिटिकल और सिक्योरिटी से रिलेटेड, काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान, ये भी आपको याद रखना है। साइबर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस वाले भी याद रखने हैं, स्पेस कॉपरेशन भी है। ठीक है, फिर ब्रिक्स का कुछ पीपल टू पीपल और डिजिटल इनिशिएटिव भी होता है, जैसे ये डिजिटल हेल्थ और एजुकेशन की तरफ काम कर रहे हैं, सबमिट करते रहते हैं अलग अलग। ग्रीन टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है ब्रिक्स, ये भी आपको याद रखना है। ब्रिक्स ने एक स्टार्टअप फोरम और नॉलेज हब भी बना रखा है। ठीक है, पॉलिटी एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन, काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान, फोकस ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज्म थ्रू इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड जॉइंट एक्शन। इन्होंने क्या करा है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग होगा टेररिज्म को लेके, जिससे जॉइंट एक्शन हो सके और टेररिज्म को कर्ब कर सके ये 10 देश मिलके। साइबर सिक्योरिटी को भी इन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान में दिया है, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिक्स रैपिड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैनल फॉर शेयर थ्रेट इंटेलिजेंस। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो स्कूल को उड़ाने की बम की धमकियां आती है ना, वो सर्च करते हैं तो पता चलता है रशिया से आ रही हैं। तो साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए सिक्योरिटी चैनल बनाया गया है ब्रिक्स द्वारा। स्पेस कॉपरेशन भी है, देखो इंडिया और रशिया के तो बहुत अच्छे रिलेशन हैं, स्पेस में भी काफी सारे रहे हैं। एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा जी भी रशिया की मदद से ही गए थे। ठीक है, और ये जो रशिया वशिया है, ये इसरो के थ्रू अपनी सैटेलाइट भी बहुत भेजते हैं, प्राइवेट सैटेलाइट्स। स्पेस कॉपरेशन भी साइन करा गया है। फिर लोगों को लोगों से जोड़ने का एक इनिशिएटिव भी चालू करे गए हैं, डिजिटल इनिशिएटिव भी चालू करे गए हैं। देखो ब्रिक्स का एक स्टार्टअप फोरम भी है, नॉलेज हब भी है, जो लॉन्च करता है, कनेक्ट करता है स्टार्टअप्स को, इन्वेस्टर्स को, इंक्यूबेटर्स को अक्रॉस मेंबर कंट्रीज। डिजिटल हेल्थ और एजुकेशन को लेकर भी इन्होंने ध्यान रखा है। इनिशिएटिव सच एज द ब्रिक्स डिजिटल हेल्थ समिट एंड जॉइंट इनिशिएटिव्स ऑन एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज। ग्रीन टूरिज्म को प्रमोट करना चाह रहा है ब्रिक्स, क्यों? सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करना चाह रहा है ब्रिक्स, ये बातें रखनी है याद। ब्रिक्स की मेंबर कंट्रीज याद रखनी है, कौन 5 मेंबर कंट्रीज ऐड हुई हैं वो याद रखनी है। सऊदी अरेबिया को पहले कर रहे थे पर इंडोनेशिया को ऐड कर लिया। ब्रिक्स के कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं, ब्रिक्स के इनिशिएटिव क्या है, चाहे इकोनॉमी से रिलेटेड हो, पॉलिटी सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, पीपल टू पीपल रिलेटेड हो, सारे आपको रखने हैं याद। न्यू डेवलपमेंट बैंक कहाँ पर है, शंघाई में हेडक्वार्टर है, ये भी रखना है याद। देखो ईरान ना एक शिया मेजोरिटी कंट्री है। क्या है? शिया मेजोरिटी कंट्री। 90 से 95% यहाँ पे शिया लोग रहते हैं, और इसकी बॉर्डर्स के अराउंड सुन्नी लोग भी रहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। 1935 तक इसका ऑफिशियल नेम पर्शिया ही था, पर 1935 में जो यहाँ के रेजा शाह हुआ करते थे ना, पहलवी डायनेस्टी के, उन्होंने बोला कि अब इसका नाम ईरान कर दिया जाए। ईरान का मतलब होता है लैंड ऑफ आर्यंस। ठीक है, ये बात आपको रखनी है याद। तो ये चाहते हैं कि जो इनका हिस्टोरिकल नेम है, होमलैंड ऑफ आर्यंस कहते हैं, लैंड ऑफ आर्यंस कहते हैं, तो इसको इसी नाम से जाना जाए। और एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट भी है ईरान का, जिसे जुरखनेश कहा जाता है।
Zurkhanesh, House of Strength, is a traditional ritualistic sport combining strength training with musical and poetry. देखो जुर्खनेश भी ईरान से रिलेटेड है, ये बात याद रखना है। ट्रेडिशनल स्पोर्ट है जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है म्यूजिक और पोइट्री के साथ साथ। तो इस स्लाइड से आपको क्या क्या याद रखना है, देखो 90 to 95% यहाँ पे शिया मुस्लिम ही रहते हैं। ये कौन से वाले रहते हैं, इथना अशहरी वाले, ठीक है, इथना अशहरी, ये भी याद रखना है कि शिया मुस्लिम्स होते हैं। और 1935 से पहले पहले तक ईरान को पर्शिया कहा जाता था ऑफिशियली, और 1935 में के बाद से इसको ईरान कहा जाता है, ये भी याद रखना है। ईरान का मतलब क्या होता है ये तो याद रखना ही है जब पूरी वीडियो अपन ईरान के ऊपर देख रहे हैं। ईरान का मतलब होता है लैंड ऑफ आर्यंस। क्या मतलब होता है, लैंड ऑफ आर्यंस, ठीक है। और ईरान का एक बहुत ही फेमस स्पोर्ट है जुर्खनेश। क्या नाम है स्पोर्ट का, जुर्खनेश। ये एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट होता है जिसमें स्ट्रेंथ और म्यूजिक कंबाइंड वे में करा जाता है। क्या क्या सवाल आ जाएंगे, ईरान का नाम ईरान का हुआ पर्शिया से 1935 में। जुर्खनेश क्या है, स्पोर्ट है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि जगह है जुर्खनेश, कोई ट्राइब रहती है, कोई माउंटेन है, डेजर्ट है, क्या है जुर्खनेश। जुर्खनेश एक स्पोर्ट है। यूपीएससी कुछ भी सवाल बना सकता है, आपको तैयार रहना है। अब थोड़ा वाइल्ड लाइफ भी देख लेते हैं ईरान की। देखो ये है पर्शियन लेपर्ड। इसे कॉकेशियन लेपर्ड भी कहा जाता है क्योंकि ये पर्शिया के साथ साथ कॉकेकस वाले रीजन में भी मिलता है। ये फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन्स में रहना पसंद करता है, फॉरेस्ट स्क्रबलैंड्स में रहना पसंद करता है। ये वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया का ही सब स्पीशीज है लेपर्ड का। जैसे लेपर्ड मिलते हैं पूरी जगह, तो वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया में जो लेपर्ड मिलता है वो इस टाइप के होते हैं। ये बाकी लेपर्ड से तो थोड़े छोटे साइज में होते हैं। ये मॉडर्न डे टर्की में भी मिलते थे, कॉकेकस रीजन में भी मिलते थे, ठीक है। पर अब ये सिर्फ ईरान में ही ज्यादातर मिलते हैं, इसलिए इन्हें पढ़ना जरूरी है। ये ईरान के बड़े कार्निवोर्स में से हैं, प्रोमिनेंट। एक एशियाटिक चीता भी मिलते हैं पर वो बहुत कम है ईरान में, इसलिए इस पे ज्यादा फोकस रखना है अपने को। 500 से 700 बचे हैं ईरान में ये पर्शियन लेपर्ड्स, और इनकी सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन रहती है तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है। पर्शियन लेपर्ड, they are most commonly found in mountainous regions covered with forest, woodlands and scrubland, with rocky outcrops and precipitous slopes. They are subspecies of leopard native to western and central Asia. Historically, their range extends from modern-day Turkey and the Caucasus across Iran, parts of Central Asia. The largest remaining population, about 500 to 700 individuals, is found in Iran. The second highest population, up to 100 individuals, are in Turkmenistan. They are currently present in countries across southwest and central Asia. They have grayish, slightly reddish fur with large rosettes on the flanks and blank, smaller ones on the head and neck. देखो इनका जो मेल्स होता है ना वो फीमेल से बड़े होते हैं। मेल्स 90 केजी तक जाते हैं, फीमेल्स इनकी 60 केजी तक ही जाती हैं। काफी सारे स्पीशीज में क्या होता है, फीमेल बड़ी होती है, मेल बड़े नहीं होते। पर कार्निवोर्स में मेजरली क्या होता है, मेल्स बड़े होते हैं, फीमेल्स छोटी होती हैं, ठीक है। ये बात याद रखना है। ये सॉलिटरी होते हैं, रात को ही एक्टिव रहते हैं। कार्निवोर एनिमल्स तो रात को ही एक्टिव होंगे, तभी तो शिकार अच्छे से कर पाएंगे। तो ये नॉक्टर्नल होते हैं, ये बात भी याद रखनी है। ये सॉलिटरी होते हैं। देखो लायंस के अलावा ज्यादातर जो कार्निवोर्स होते हैं ना, बड़े वाले जो बिग कैट्स होती हैं, ये सॉलिटरी रहते हैं, ठीक है, अलग अलग ही रहना पसंद करते हैं। जैसे टाइगर हो गया, सारे लेपर्ड क्या होते हैं, सॉलिटरी होते हैं। ये कुछ मतलब शिकार विकार करके खाना पसंद करते हैं, स्कैवेंजर वगैरह नहीं होते। इनके थ्रेट्स क्या है, पोचिंग है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन है, नेचुरल प्ले प्रे चला गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया लोगों से, ठीक है। आयुसियन स्टेटस इनका एंडेंजर्ड है क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं। इनका साइंटिफिक नेम है पैंथरा पार्डस टुलियाना। क्या है साइंटिफिक नेम, पैंथरा पार्डस टुलियाना। इनके अदर नेम भी हैं जैसे एंटलोनियन और कॉकेशियन लेपर्ड, क्योंकि टर्की वाले रीजन में भी मिलते थे, कॉकेकस वाले रीजन में भी मिलते थे। तो आपको ये याद रखना है अच्छे से पर्शियन लेपर्ड के बारे में। और जो अदर वाइल्ड लाइफ है ईरान की वो क्या क्या है, देखो एशियाटिक चीता। इनिशियली देखो इंडिया में भी जो चीते रहते थे ना आजादी से पहले, वो एशियाटिक चीता ही रहते थे। तो अपन जब अपने कूनो पालनपुर में सेंचुरी खोल रहे थे ना चीता की, तो अपन ने पहले ईरान को ही अप्रोच करा था कि आप हमें कुछ चीता दे सकते हैं क्या। पर उनके खुद 27 चीते बचे हैं, वो कहाँ से देते। फिर हम अफ्रीकन चीता लाए इंडिया में। देखो अफ्रीकन चीता साइज में थोड़े बड़े होते हैं एशियन चीता से, ये बात रखनी है आपको याद। इसके साथ साथ क्या क्या और जानवर हैं ईरान में,
पर्शियन ओनागर, एशियाटिक वाइल्ड एस होते हैं, ये गुजरात वाले रीजन में मिलते हैं, इन्हें खुर भी कहा जाता है, पर पर्शियन ओनागर कहते हैं ईरान में इनको। ये क्या होते हैं, ये एंटीलोप ही होते हैं, घोड़े जैसे दिखते हैं, ठीक है, ये बात याद रखनी है, ये डेजर्ट्स में रहना पसंद करते हैं। फिर गजेल्स, गजेल्स अपने इंडिया में भी मिलते हैं, डेजर्ट वाले रीजन में मिलते हैं, स्टेपी डेजर्ट्स में मिलते हैं, प्लेन्स में मिलते हैं, तो इनके गॉइटर्ड और जबीर गजेल्स होते हैं। फिर एक आइबेक्स मिलता है, बेजोर आइबेक्स और मॉफलान, ये कॉमन है वहाँ पे रग माउंटेन में, जो माउंटेनियस रीजन है ना, जैग्रोस और एल्ब्रोस रेंजेस, वहाँ पे ये मिलते हैं। फिर एक टाइप की सील मिलती है कैस्पियन सी में, जिसे कैस्पियन सील कहा जाता है। अभी तक तो अपने दिमाग में कि सील तो अंटार्कटिका में ही मिलती है, नहीं, कैस्पियन रीजन में भी कुछ कुछ सील्स मिलती हैं। ये मराइन मैमल होते हैं जो कैस्पियन सी में रहते हैं। तो आपको और कौन कौन से जानवर रखने, एशियाटिक चीता तो याद रखना ही है, क्योंकि अपने लाने की बात चल रही थी। ये बहुत कम बचे हैं, ये डेजर्ट्स वगैरह में भी रह लेते हैं, और ये अफ्रीकन चीता से साइज में छोटे होते हैं, ये बात याद रखनी है। एशियन चीता अफ्रीकन चीता से साइज में थोड़े छोटे होते हैं, यूपीएससी स्टेटमेंट पे सवाल बना सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। और कौन से जानवर है, एशियाटिक वाइल्ड एस भी ईरान में मिलते हैं, जिसे पर्शियन ओनागर कहते हैं, इंडिया में इन्हें खुर कहते हैं, गुजरात में काफी मिलते हैं, कच्छ नेशनल पार्क में ये गोल्डन से कलर के होते हैं। फिर गॉइटर्ड जेबर गजल्स भी रहते हैं ईरान के स्टेपी डेजर्ट वाले रीजन में। फिर बेजोर आइबेक्स और मॉफलान करके भी कुछ कुछ एंटीलोप टाइप होता है। आइबेक्स देखो एक टाइप का एंटीलोप होता है, ठीक है, पहाड़ों पे रहने वाली बकरी जैसा होता है आइबेक्स। एक बार क्या करना, आप लोग सारे जानवरों की फोटो देख लेना जिससे दिमाग में बैठ जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, कैस्पियन सील, सील तो अपने दिमाग में आता है कि अंटार्कटिका वाले रीजन में ही रहती है, पर कैस्पियन सील कैस्पियन सी में रहती है, ईरान में रहती है, तो ये बात भी रखनी है याद। अब देख लेते हैं ट्रेड क्या क्या होती है अपनी ईरान से। देखो ईरान से तो सबसे ज्यादा तेल ही आता है, अपन फिनिश प्रोडक्ट्स बेचते हैं। इंडिया एंड ईरान आर इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर्स, इंडिया हैज बीन ईरान 5 लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर्स इन रिसेंट ईयर। मेजर इंडियन एक्सपोर्ट्स टू ईरान इंक्लूड राइस, टी, शुगर, फार्मेटिकल्स, मैनमेड स्टेपल फाइबर्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी। देखो अपन उन्हें क्या देते हैं, अपन ज्यादातर उन्हें खाने की चीजें देते हैं, जैसे राइस दे दिया, टी दे दिया, शुगर दे दिया, क्योंकि गन्ना अपने यहाँ उगता है, चाय अपने यहाँ उगती है, चावल को पानी चाहिए तो वो अपने यहाँ उगता है। और फार्मेटिकल्स, दवा में इंडिया बहुत बड़ा है, मैनमेड स्टेपल फाइबर्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये सब अपन देते हैं ईरान को। और ईरान से अपन क्या मंगवाते हैं, तेल मंगवाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, ड्राई फ्रूट्स मंगवाते हैं, केसर बहुत उगता है, दुनिया का 80% केसर कहाँ उगता है, सैफरन कहाँ उगता है, ईरान में उगता है। इनऑर्गेनिक केमिकल वेमिकल अपन वहां से मंगवाते हैं, क्योंकि वहां पे तेल है, रिफाइनरी है, रिफाइनरी के बाय प्रोडक्ट से केमिकल बनते हैं, ग्लास बनते हैं, तो ये बातें भी याद रखनी है आपको। ईरान से अपन सबसे ज्यादा तेल मंगवाते हैं। लास्टली एक बार देख लो ईरान का पॉलिटिकल मैप, तबरेज, अरबदिल, रशत, करज, खैरमनशाह, इशफान, अहवाज, बुशैर, शिराज, याज, सबिज़ेवर, महहड, करमन, बंदर अब्बास, जाहिदान। देखो इन जगहों के मैं नाम क्यों ले रहा हूँ, क्या पता कौन सा बम गिरा हो, यहाँ पे इतने बम गिरे हैं, यूपी कुछ बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया हो, मिसाइल विसाइल गिरी हो, यूपीएससी सवाल पूछ ले। तो एक बार यहाँ से ईरान के मेजर शहरों के नाम नोट कर लेना, एक बार अच्छे से मैप देख लेना, कहीं सवाल आ जाए, ईरान के शहरों के नाम तो आ ही सकते हैं पेपर में, क्योंकि इतनी सारी मिसाइलें गिरी हैं, इतने सारे बम गिरे हैं। तो आ जाए किरमन, याज, सबजवेर, करज, रशत, ये कहाँ के देश हैं, ईरान के देश हैं। वैसे तुक्का उक्का मत मारना, क्या पता ये इसराइल वगैरह के देश डाल दे, लेबनान के कुछ शहर डाल दे, तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना अपन। तो एक बार देख लेना ये ईरान के शहर है, सवाल आ सकता है क्योंकि मिसाइलें खूब गिरी हैं। थैंक यू, फाइनली खत्म हुआ आज का लेक्चर। देखो अपन ने ना ईरान से रिलेटेड हर चीज कवर कर ली है इसमें, कि कहाँ कहाँ से सवाल बन सकते हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। यूपीएससी डायरेक्टली लड़ाई से तो सवाल पूछता नहीं, तो अपन ने इस पूरा लेक्चर, इतना लंबा लेक्चर में अपन ने कवर कर लिया है कि कहाँ कहाँ से पॉसिबल सवाल आ सकते हैं। देखो चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, समझ में नहीं आ रही होंगी, नाम याद नहीं हो रहे होंगे। देखो इनका एक ही इलाज है, आप अपनी कॉपी में सारे नाम लिखें, अजीब अजीब से नाम लिखें, इन्हें बार बार रीड करें, दिमाग में बैठ जाएंगे, कोई टेंशन की बात है नहीं। वीडियो लेक्चर ज्यादा से ज्यादा एक बार अभी देख लेना और प्रीलिम से पहले देख लेना, जिससे कम से कम एक दो सवाल तो अपने पक्के हो जाए प्रीलिम्स के लिए। देखो इस लेक्चर से पक्की बात है, कुछ ना कुछ सवाल तो आना है, तो आप बिल्कुल मिस मत करना, एक बार और देख ही लेना, वरना मैं मना ही करता हूँ दोबारा देखने से लेक्चर्स। पर देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, नाम बहुत ज्यादा अजीब अजीब से हैं, तो एक बार दोबारा देख लेना तो अच्छा रहेगा। चलिए थैंक यू वेरी मच, कैसा लगा लेक्चर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।